हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के पहले लेक्चर के अंदर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। पहला लेक्चर हमने प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर रखा हुआ, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, और ये सारे का सारा क्या फ़ायदा। एक लेवल के ऊपर तो ये सबसे ज़्यादा यूजलेस है वगैरह, मैं लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है, ईमानदार होना चाहिए। और मेरे कहने से तो आपने ईमानदार नहीं होना, तो ये लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है ईमानदार बनने की वगैरह। मैं तो आपको यहाँ पे अस्सलाम शेख साहब आइएगा प्लीज। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मेरे भाई कादिर बख्श साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब आप पहले कर लीजिए बेशक इसमें, ये लीजिए जल्दी से बीच में कर लीजिए, शॉर्ट ऑन टाइम वैसे। ओके। Thank you very much. On behalf of Lahore High Court Bar Association, I, Secretary Barrister Kadir Baksh Chahal, welcome you, all of you, and it gives me an immense pleasure to see you here. कि हमारे जो नए all graduates aspiring to get their license as an advocate, वो यहाँ पर आज मौजूद हैं. Thank you once again. आई एम श्योर अहमद क्यूम साहब ने भी आपको जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया होगा. बिफोर प्रोफेशनली वेलकमिंग यू इन दिस प्रोफेशन, it is imperative that all of you should be aware of all the legal ethics that we have. It is extremely important that you should be aware of what are the norms of this institution. इस वकालत के, इस शोबे के, इन दरो दीवार के जिसके अंदर हम इस वक्त बैठे हैं, जिसकी 150 साल तारीख़ है कि हमने इस इंस्टीट्यूशन को, बिकॉज यू आर द फ्यूचर, प्रॉब्ली आई हैव पेड मोस्ट ऑफ माई पार्ट, सो डज अहमद साहब, हमने शायद अपना एक हिस्सा कर दिया हो, बट यू गाइस आर द फ्यूचर. 10, 15, 20, 25 years down the lane, you are going to take it further. I don't know where are we going to be, बट इस चीज़ को आपने लेके चलना है. हमने जो अपने उस्तादों से सीखा, which I learned from my seniors, my colleagues, particularly seniors, this is very important. जो चीज़ें शायद किताबों के अंदर नहीं लिखी हुई, वो आपको यहाँ पर आकर हमारी कुछ बातों से शायद आपको अंदाज़ा हो. एंड आई विल शेयर कपल ऑफ थिंग्स. जब मैं वकालत पहले दिन आया तो माय सीनियर लेट very thorough gentleman and professional person, Ahmed bhai knows him as well, Ahmed Wahid Khan sahab, he passed away a few years ago. और जब मैं 2007 के अंदर मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे 3-4 चीज़ें बड़ी बेसिक, और जिस वक्त अभी मैं अदालत का मैंने दरवाज़ा भी नहीं क्रॉस किया था तो उन्होंने मुझे उसी वक्त बता दी. उन्होंने कहा, सन, योर आइडेंटिटी इज़ थ्रू योर यूनिफॉर्म. योर यूनिफॉर्म शुड बी टिप टॉप, शूज़ शुड बी पॉलिश्ड, ऑल क्लीनड अप. ये आपकी पहचान है. आप अदालत के अहाते से बाहर जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, हमारा यूनिफॉर्म ही हमारी पहचान है. सेकंड थिंग ही टोल्ड मी, सन, डू नॉट फाइट ईदर विद द जज और योर ओपोनेंट काउंसिल, बिकॉज आप जिस क्लाइंट के लिए लड़ रहे हैं, आप उन दोनों को अपने मुखालिफ कर रहे हैं. आपका ओपोनेंट काउंसिल, आपका फाजिल दोस्त, जिसने इन्हीं अदालतों में आपके साथ रहना है, और जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने भी यहीं पर ही रहना है. जज चेंज होते रहते हैं, बट आपकी जो इंटेग्रिटी है वो ट्रैवल करती है. तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए तुम लड़ रहे हो उसी ने तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाना है, क्लाइंट ने चले जाना है. क्लाइंट आते जाते रहते हैं. ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट, बट उस शख्स के लिए, उस क्लाइंट के लिए आपने इन दोनों से नहीं लड़ना. तो कहने का मकसद यह है कि दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों को ये डेफिनेटली पता होगी. आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. सिंस दैट डे आज तक मैं
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विदाउट यूनिफॉर्म मैं जो हूँ हाई कोर्ट के अंदर आया हूँ। और ये एक हैबिट की बात है। 48 डिग्रीज़ है, 46 डिग्रीज़ है, इवन 50 डिग्रीज़ है, मेरा ये टाई और मेरा ये कोट तब तक नहीं उतरा जब तक मैं इन अदालत के हादसे से बाहर अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं चला नहीं गया। और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। पहला साल पहनेंगे तो सारी ज़िंदगी आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। आई थिंक आई एम टेकिंग टू मच फॉर नाउ since Ahmed Qum Saab is continuing. Thank you very much. मैं इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कुछ लेक्चर्स हैं जो मैं खुद डिलीवर करूँगा। सिंस दिस वाज द फर्स्ट डे एंड आई रियली वांटेड टू सी ऑल ऑफ यू एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। और मुझे आप सबको देख के अपना वकालत का जो है वो पहला दिन जो है वो याद आ गया है। अल्लाह आप सबको खुश व आबाद रखे। अगेन वेलकम। और इस कोर्स को इंशाल्लाह आपने इट्स माय एज एल्डर ब्रदर आप समझ लें, एज ब्रदर्स समझ लें। इट्स माय opinion, it's my request to all of you, please attend it, not because of the fact that it's mandatory, because of the fact that you're going to learn a lot from here. यहाँ की जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर्स होंगे जो आपको लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, उनका एक्सपीरियंस एकेडमिक साइड के ऊपर एक चीज़ होती है, बट जो प्रैक्टिकल अप्रोच से जो इंसान आपको बता रहा है, सिखा रहा है, अपना तजर्बा शेयर कर रहा है, उसका कोई नेम बदल नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर प्लीज। थैंक यू। कैन आई हैव योर माइक प्लीज? शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, एक चीज़ आपको तमाम दोस्तों को मैं ये कहना चाहूँगा, शुक्रिया शेख साहब, यहाँ पे हम आपके सामने मुख्तलिफ स्पीकर्स वगैरह भी आएंगे और आपसे गुफ्तगू वगैरह भी करेंगे। जो कह रहे हैं सिर्फ वो नहीं देखना, क्या कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, देखने में कैसा है, उर्दू में बात कर रहा है, रवानी के साथ बात कर रहा है, अंग्रेज़ी में बोल रहा है, अंग्रेज़ी में बोल रहा है तो झिझकता है कि नहीं, नुक्ते पे कैसे आता है, अपनी ऑडियंस को देख के कैसे बात कर रहा है। आपके सामने बार वोकेशनल कोर्स मेरी पढ़ाई के लिए नहीं है, आपके पास इस प्रोफेशन के जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाले बंदे हैं वो ला के हम दिखा रहे हैं। कादिर बख्श चाल सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसका नाम अब हमेशा के लिए वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह के ऊपर लिखा हुआ है इस इदारे का। उसने एक इज़्ज़त कमाई है अपने प्रोफेशनलिज्म से भी और अपनी इस कंट्रीब्यूशन के साथ भी। इस स्पिरिट को, इन चीज़ों को देखें। मैं आपको सब दिखाना ये चाह रहा हूँ कि खुदाई मखलूक नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई इस तरीके से, इंसान है सारे के सारे, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बोंगियाँ भी मारते हैं, गलतियाँ भी हमने की हैं और सर पकड़ के भी हम बैठे होते हैं, कई दफ़ा वेले भी हो गए हैं, कई दफ़ा छाए भी हैं। मगर आपको मैं ये इनके आने से पहले ये कह रहा था, इस प्रोफेशन से बेहतर कोई प्रोफेशन है ही नहीं। आपको इज़्ज़त देता है, आपको दबा के पैसा देता है अगर आप मेहनत इसके अंदर मुकम्मल तौर पर डालेंगे। और अच्छे वकील हैं ही नहीं यहाँ पे, मेहनत करने वाले हैं ही नहीं यहाँ पे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, पढ़ के आएंगे तो आप एस एम ज़फ़र साहब को वेला करा देंगे, पढ़ने के लिए आएंगे तो पढ़ तैयारी की होगी, किसको एतजाज़ साहब ने तो फाइल ही नहीं शायद पढ़ी होगी, कैपिटल टॉक के ऊपर होंगे शाम के अंदर। आपने अगर रात लगा ली और आपने बीच में नुक्ते वगैरह पकड़ लिए तो मेरिट के ऊपर अगर बात की तो मेरिट के ऊपर बात की, और आप जीत भी सकते हैं और जीते भी हैं। और बड़े बड़ों को हमने चित किया हुआ यहाँ पे, नॉट बिकॉज ये है जस्ट बिकॉज मैंने ज़ीरो मुकदमों को भी 100% करके मेहनत करके टकरे मार के कई दफ़ा मैंने बहुत बड़े वकीलों को डुबोते हुए भी वो मुकदमे देखा, तैयारी नहीं थी। सो कमिंग बैक टू प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर, ईमानदारी का क्या फ़ायदा यार, मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी करनी चाहिए वगैरह, क्या करने की ज़रूरत है? क्यों होनी चाहिए? तुम्हें पैसे मिल रहे हैं डन करने के लिए, बेवा ने तुम्हें खाली कागज़ के ऊपर बीच में अंगूठा लगा के दे दिया कि पुत्र मेरे वास्ते है, मेरा ज़मीन मेरी ट्रांसफ़र करा देना। आप अपनी बीवी के नाम के ऊपर करवा देते हैं ट्रांसफ़र, तो करोड़ों रुपए, आप करोड़पति हो गए, तो आपको मेरे कहने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ईमानदारी करके ठेला मिलेगा आपको ना? हाँ, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पैसे नहीं पसंद, क्लियर कॉन्शियंस से कि पेट भर जाता है। घर पे जब जाओगे और अब बीवी कहेगी ओए किधर है, ये पैसे नहीं होंगे, बिजली के बिल इतने ज़्यादा अदा करने होंगे, बिजली के बिल हो जाएंगे, तो क्लियर कॉन्शियंस का क्या फ़ायदा?
तो बाकी जानवर हैं। मेरे नज़दीक तो वैसे जानवर ही हैं। अगर आप बेवा का बीच में हक के ऊपर जाके मारते हैं और आप अपने नाम के ऊपर, पुपी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो आप जानवर हैं, जानवर से कम नहीं हैं। अल्लाह आपसे पकड़ करेगा। बट फिर भी क्या है यार, पैसे अच्छी चीज़ होती, क्या ज़रूरत है। मैंने इतने बीच में ये देखो, इस प्रोफेशन के अंदर ये प्रोफेशन ये है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, दूसरी पार्टी के साथ नहीं मिल जाना, डन नहीं करना, जज के साथ नहीं लड़ना, ये नहीं करना। दहशत बनती है यार। टोला पकड़ के ले जाओ, सिविल जज को कहो एक करता है कि नहीं, कर 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 कर, नहीं करता तो वगैरह पकड़ के ताला लगा दो। तो ताला लगाने में क्या मसला है। ये देखो बात ये है कि मैं यहाँ पे आपको बैठ के 4 घंटे भी बोलता रहा हूँ, जिसने बेईमानी करनी है उसने करनी है, उसने कहना है लगा हुआ है यार कि ये तो शहजादा है पूरा का पूरा, इसके पास तो पैसे हैं, इसलिए इसका बाप बीच में था, तो इसलिए बीच में पकड़ के इसको तो है, उसको क्या पता आम वकील का क्या मामला है। वो तो वहाँ पे बैठ के वह करके अंग्रेज़ी भी बोल रहा था, वो बाहर से पढ़ के आया हुआ है, और यहाँ पे करके उसको आम वकील का क्या पता। आपका दर्द आपका दर्द, आपकी कॉन्शियंस आपकी कॉन्शियंस, आपकी ईमानदारी आपकी ईमानदारी। बात ये एट द एंड ऑफ द डे, इस प्रोफेशन के अंदर मैंने आपके सामने ये कहा कि इस प्रोफेशन के अंदर बेशुमार प्रिंसिपल्स हैं। एथिक्स होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें। इसका क्या है, हम क्यों रेगुलेट करें इस प्रोफेशन के अंदर ये सारे का सारा सिलसिला एथिक्स, क्योंकि मैं इसके अंदर देखा ये गया है कि इसमें आपकी बचत है। क्यों आके कोई वकील को गोली मार देता है, और काफ़ी मारते हैं। ख़ानदान के अंदर अगर किसी की कोई लड़ाई मार कुटाई हो, सबसे पहले वो वकील को आके गोली मारते हैं। क्यों? बिकॉज आप पर्चा द पर्चा किसी के ऊपर करवा रहे हैं, जब आपने उनके लिए रास्ता ही नहीं, झूठा पर्चा, तो वो आके आपको गोली मार। ये इसको कहने की क्या ज़रूरत है कि जी दूसरे वकील के साथ ना लड़ो, दूसरी पार्टी के साथ ना लड़ो, आपको तो पैसे मिले हुए हैं, आप तो बंदर हैं पूरे के पूरे, आप उसके लिए नाचते क्यों नहीं हैं अपने बॉस के। वो कहता है कि वो बेइज्जती कर दो, 2 चपेड़े भी मार दो, 2 चपेड़े मारोगे वो आके आपको गोली मार देगा। बात तो ये, नुक्ता ये, प्रोफेशन के अंदर आप थोड़ा सा क्लोजली इसको देखो। 2 भाइयों की लड़ाई हुई है, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए हैं, वो कोर्ट में आ गए, पारे चढ़े हुए हैं, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। तुम उठ के छलांगे मारोगे उसकी साइड पे, उसकी बेइज्जती करोगे, ये वो करेगा, कहेगा वो ये तो साथ बन गया। तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें ये कहता है यार डन करो, आधा घर तुम्हारा आधा घर मेरा, भाई को उठा के बाहर फेंक देते हैं। आप जीत जाते हैं, वो आधा घर आपके नाम पे हो जाता है, आधा घर उसके ऊपर हो जाता है, तो वो आके कहेगा ओए ये तो वकील भी मिला हुआ था, इसको भी गोली मार दो, भाई को भी गोली मार दो। समझने की ये ज़रूरत है। आप इस ऐसे प्रोफेशन के अंदर आ रहे हैं जहाँ पे लावा ऑलरेडी खुल रहा है। आप अपने आप को उन चीज़ों के अंदर, ये प्रोफेशनल एथिक्स के नुक्ते इसलिए हैं, समझो थोड़ा सा, ये मामलात वगैरह इसी में आपकी बचत है, ईमानदारी में ही आपकी बचत है। हाँ, बेईमान लोग आपको थ्राइव करते हुए नज़र आते हैं करने के लिए वगैरह, बट गोलियां भी वही खाते हैं, नायब के मुकदमे भी उनके बनते हैं, प्रोफेशनल लाइसेंसेस भी उनके कैंसिल होते हैं, बार काउंसिल से जब नोटिस जाता तो फिर मिन्नतें कर रहे होते हैं, सिफारिशें ढूंढ रहे होते हैं। तो समझने की भाई बात ये है, ईमानदारी इसलिए होती है कि इसका फ़ायदा भी है आपके ऊपर, दुनिया और आखिरत वाली चीज़ तो है, वो आप माने ना माने वो अपनी साइड के ऊपर। मगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आज जो हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल एथिक्स का एक लॉजिक है, एक वजह है, आपस में हम उसके बारे में बात करेंगे। क्यों? आपको जचेगी तो आप फॉलो करोगे, अदरवाइज क्या, चोरी करने के ऊपर भी मिल जाता है। और एक चीज़ ये देख लो, इसने कहा कि आपको सेक्स साहब कह के गए कि यूनिफॉर्म में प्राइड वगैरह अच्छा होना चाहिए, उसके बराबर का अंदर इंसान भी होना चाहिए, राइट? बात ये है, ये प्रोफेशन आप अपने पल्ले बांध लें। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपने पल्ले बांध लें। दिस प्रोफेशन इज फॉर लायंस, दिस इज द प्रोफेशन फॉर द मोस्ट नोबल पर्सन्स अलाइव और डेड। ये प्रोफेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन इसको कहते हैं, ये कौन कौन बंदे हैं सारे बताएं, किन की तस्वीरें बनी हुई हैं? ये कौन है यार? एक ये तो कायदे आज़म हो गए, ये कौन है?
बड़े कानों वाला हैं, गांधी, ये क्यों मशहूर है यार? इसको इंडिया में पूजा जाता है। ये कौन है? ये क्यों मशहूर है? अमेरिका का बेस्ट प्रेसिडेंट कहते हैं शायद, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन तो इससे बहुत पहले आ गया था यार, क्या कर रहे हो? कालों को आज़ाद किया था, एक कौम जिसको उन्होंने स्लेवरी में बांध के रखा हुआ था, आज़ाद किया था। और ये इसलिए भी है कि वहां पे सिविल वॉर हुई, मुल्क दो टुकड़े टूट रहा था और इसने मुल्क को टूटने नहीं दिया। हमारे मुल्क के अंदर दो धड़ों को जोड़ के मुल्क बनाया, वकील शायद नहीं था वहां पे कोई, तो दो टुकड़े हो गए 71 के अंदर। वकील कानून की बात करता है, हुकूक की बात करता है, आपने उनको उनके हक दिए होते हैं, तो उनको क्या जरूरत थी इस चीज के अंदर जाके? कानून के मुताबिक आपने अगर उनका वो बंदा कोई जीता हुआ था 71 के अंदर आपने किया होता, तो आप देखो इंपॉर्टेंस क्या है। ये बंदा, ये गांधी के साथ ये कौन है यार? ये वाला बंदा भी, ये भी वकील है। ये सारे के सारे जो बंदे दिखा रहा हूं, दो को गोली मार के मार दिया गया था। मरना तो सारों नहीं है, वो तो अब्राहम लिंकन को भी गोली मारी थी, गांधी को भी, बट एट द एंड ऑफ द डे मरना हर बंदे ने है। कब्र में, अस्पताल के अंदर सारों नहीं जाना। अगर सही चीज के ऊपर, हक के ऊपर अगर खड़े होके हक दिलाते हुए होगे, अगर शेर की तौर के ऊपर अगर नहीं है, इफ यू आर नॉट दैट ब्रेव, ये आपके लिए प्रोफेशन नहीं है। जाए कॉर्पोरेट वकील बन जाएं, अग्रीमेंट बीच में ड्राफ्ट करें, हकूक शकूक वाला कोई सिलसिला नहीं। अगर नहीं कर सकते, हिम्मत कर सकते तो जाओ। ये बीबी कौन है यार? ये जो बीच में ये वाली, ये गरीबों के लिए खड़ी होती थी, मेरी लीडर हैं, पर बहुत गालियां पड़ती थी। कोई इंडियन एजेंट इनको कहता था, कोई कहता था वो ये बीबी है कि औरतों के हकूक के लिए बात करती है, ये क्या है, ये किस तरीके से। मैं अभी भी, फौत हो गई हैं 15-20 साल, 10 साल हो गए हैं मेरा शायद ज़्यादा, मैं अभी भी मिस करता हूँ उनको। मैं मर्दों से ज़्यादा बहादुर थी। उनके साथ आपको खड़े होते हुए डर लग रहा होता था कि बीबी को कोई गोली मारने आएगा तो मुझे कोई मार देगा। हमारे भी अटक के सदर बीच में, अटक के मेंबर बार काउंसिल मर्डर हुए हैं। बच्चों वाली ये चीज़ नहीं है प्रोफेशन। मैंने कहा फिर यहाँ पे लावा खोल रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग इतना इनसिक्योर है कि आप बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के फिरने शुरू हो जाएं सारे के सारे के यार ये है, और हेलमेट पहनी हुई क्या हो जाए। अहमद की हमने कहा था कि बड़ा खतरा है यार। ठीक है, वो डरा इसलिए रहा हूँ कि ये कौन बंदे हैं, ये जो सारे के सारे, इतनी ज़्यादा मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये क्या है? ये कौन है? इनकी क्यों मैंने तस्वीर लगाई हुई? कैसे? कहाँ पे? कोयटा में कहाँ पे हुआ था? क्यों? अस्पताल के अंदर ये क्या कर रहे थे वकील? वहाँ ब्लड चेक, ब्लड प्रेशर था। प्रेसिडेंट को किसी ने गोली मारी, उसकी इयादत करने के लिए सारे गए थे, तो वहाँ पे तालिबान वालों ने आके धमाका किया और कोयटा की एक पूरी की पूरी फौज शहीद हो गई। हमारे जो कल सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर एक साहब जो हैं वो बीच में कोमे के अंदर रह के आए हैं। देखो, प्राइस पे करनी पड़ती है। क्यों? उनको क्या पड़ी हुई थी कि वकीलों को जाके टारगेट करें? आपकी इंपॉर्टेंस है, आप लोगों के लिए थ्रेट भी हैं, क्योंकि आप जालिम के सामने खड़े होते हैं। आप जुल्म को नहीं मानते, आप कहते हैं गलत है, गवर्नमेंट का ये गलत है, प्राइम मिनिस्टर साहब का, और आप खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि ये करें। आप अब प्रोटेस्ट की तरफ ज़्यादा लग गए हुए हैं, रोड पे आ जाओ, रोड पे आ जाओ, है कर दो वगैरह। मगर जो आपका एक्चुअल का, कायदे-ए-आज़म ने कितने प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान? गांधी का अंदाज था डेफिनेटली, पहिया जाम, सत्याग्रह, ये वो सारे का सारा, जिसको हम ज़्यादा इतना बीच में नहीं करते। मगर हमारा जो लीडर है, जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसका ये तरीका नहीं था। तो समझो, इनकी तस्वीर में इसलिए दिखा रहा हूँ। और ये कौन है यार? खैर, आप कम कोई पता होगा, थरगोड मार्शल है, अमेरिका का पहला काला जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बना।
उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये वहाँ पे उनकी कालों के हकूक़ के लिए NAACP के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी तरफ से मुकदमा जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उस और मुकदमे के अंदर ये डिसाइड हुआ कि काले बच्चे और सफ़ेद बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, अलहदा आप इसकी बेसिस के ऊपर अलहदा नहीं कर सकते। पूरे का पूरा मुआशरा बदलवा दिया इसने, एक मुकदमा करके, एक मुकदमा जीत के, और ना सिर्फ मुआशरा चेंज कर दिया, बराक ओबामा हो गया। बट बात यह है कि आप जिस चीज़ के अंदर आ रहे हो, आप अपने मुकदमों के ज़रिए, रिट के ज़रिए, आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, बदलो, पिटिशन करो, लड़ो, शोर मचाओ कानून के साथ। आप जाके क्यों किसी थानेदार को या किसी नाके के ऊपर बंदे को चपेट मार सकते हो, मारते हो, जबकि आप जाके प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आप उसकी वर्दी उतरवा सकते हो, आप 18 उसकी पेशियां करवा सकते हो कोर्ट के अंदर, कि एक ही चपेट मार के ही बीच में पकड़ के 780 का पर्चा करवा के फिर हम यहाँ पे आपके लिए स्ट्राइक करते फिरेंगे, और फिर आपके हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे, और फिर हम जाके इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आपके लिए PIC फतह कर लेंगे, या फिर हम आपका जाके पुलिस के साथ लड़ाई करो, मार कुटाई करो। आपके साथ आपस में खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बातें आपके, अगर मेरी बातें नहीं पसंद आ रही हैं तो कहो कि आप गलत कह रहे हैं। हमें तो बीच में ये जो लाइसेंस मिला है, ये मर्डर करने का, ये लाइसेंस टू किल है, हमने हर गंदा काम करना है इसके साथ, और ये जो हमें पावर मिल गई है ये करके, ये एक बंदूक है जो हम हर जगह के ऊपर, गन के साथ आप किसी को डिफेंड भी कर सकते हैं, और आप डाकू भी बन सकते हैं, और बड़े डाकू मौजूद हैं, ओहदों के ऊपर भी डाकू आ जाते हैं आजकल तो। सो अंडरस्टैंड दैट। यार देखो, आप इतना मैं आपको कह रहा हूँ, मैं स्टैमिना भी चेक कर रहा हूँ, और शायद आपको दीन ईमान भी मैं चेक कर रहा हूँ। आपके अंदर से आवाज़ निकलती है कि इफ़ यू एग्री विद मी और नॉट। अगर नहीं करता तो कोई कह दे यार कि गलत कह रहे हो, इस तरह नहीं, इसी तो बादशाह है क्या। समझाने की ये ज़रूरत है। आपके आने से पहले यहाँ पे लड़के मेरे साथ सेल्फी उतार रहे थे, आप में से भी शायद चंद कोई करें, या आप चुप करके मुझे सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सही चीज़ करता हूँ। इतने मैं पैसे नहीं कमाता जितने मुझे कमाने चाहिए। शायद मेरा भाई मेरे से 10 गुना ज़्यादा कमाता है, ओमान के अंदर वकालत कर रहा है। बट मैं इस्लामाबाद में जाके किसी जगह के ऊपर खड़ा हो, मैं अपने प्रोफेशन को वापस दे रहा हूँ, आपको लेक्चर भी इसी लालच में दे रहा हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जाके ये मैं पुट अप करूँगा, लड़के, मैं वहाँ पे सिविल कोर्ट के अंदर खड़ा हूँगा, एक लड़का मेरा हाथ पकड़ के इधर खींच रहा होगा, मेरे को लाओ, आप मेरे, मैं जानता भी नहीं उनको, कि आओ आए चाय पिए, आप मेरे उस्ताद हैं। सो अंडरस्टैंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोफेशन देयर इज़। अगर आप इसको बनाएं, अगर ये रोज़ी रोटी का ज़रिया, तो आपके लिए रोज़ी रोटी का ही ज़रिया रहेगा, और वो होगा। इस प्रोफेशन को यूज़ करके आप अपना मुआशरा बदल सकते हैं। आप ईंटों के भट्टों के ऊपर बंदों को जिनको ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, उनके ख़ानदानों को आज़ाद करवा सकते हैं। आप अब किसी को रेगुलर करवा के, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनवा के, उसके ख़ानदान को मेडिकल चीज़ें, और आप उसके ख़ानदान को मुख्तलिफ हकूक़ दिलवा सकते हैं। एक पिटिशन के ज़रिए आप 78 ख़ानदानों का फ़ायदा कर सकते हैं। बट एक इनोसेंट को भी टंगवा भी सकते हैं, फांसी भी दिलवा सकते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस। पावर आपके पास बहुत ज़्यादा आ गई है, पावर का नशा होता है, मगर इसको इस तरीके से अपनी इंसानियत के ऊपर आपने कभी भी हावी नहीं करना। ये चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। और आपसे खुल के इसलिए मैं बीच में बात कर रहा हूँ कि जितना आप बूढ़े होते जाते हैं उतने ज़्यादा डरू और करप्ट आप होते जाते हैं। जब तक ये आपके नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता, एक चीज़ के अंदर आप फिसल जाते हैं, उसको बचाते बचाते आप 15 और चीज़ों में करप्शन जाके कर लेते हैं। एक जगह पे आपने डन किया वगैरह, उसने आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दे दी, आपकी रेपुटेशन ठाठा करके इस तरह ख़त्म हो जाता। तो ये हैं शोहदा भी हमारे अंदर हैं। और बाय द वे शोहदा, इसके अंदर ये देखो, अपने भाई को अस्पताल के अंदर चेक करने के लिए सदर को हुआ था, गए थे, वहाँ पे शहीद हो गए। वकील दूसरे वकील के जनाजों पे भी जाता है, खुशी गमी पे भी जाता है, आपका कंधा भी देता है आपकी उसके ऊपर पक करके। और हम एक्चुअली एक बरादरी हैं,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू रियलाइज। आपका जो दुख दर्द है, हाँ पकड़ के मैं आपके मुंह से खाना खींच रहा होता हूँ, आप मेरे कर रहे होते हैं और हम लड़ाई कर रहे होते हैं, मगर जैसे सेक्रेटरी साहब कह के गए, इसको इस नैज पे ना लेके आए कि दुश्मनियां आपकी बढ़ें। बाहर निकलते ही मैं हाथ में लाता हूँ, मैंने हराता हूँ और फिर मैं कहता हूँ यार थैंक्स यार, शुक्रिया। उस कोशिश करता हूँ उसके क्लाइंट के सामने हाथ ना मिलाऊं कि उसका क्लाइंट ही उन्होंने पै जाए कि ओए तू हार भी गया तो दूसरे बंदे के नाल हाथ भी मिला कर तू तो नाल मिले हो ऐसी वगैरह। इस तरीके से बाद में जाके उसको कहें कि यार आजा चाय वगैरह पी वगैरह, और इस तरीके से थोड़ा सा तवा भी हम लगाते हैं कि फिर हार गया ये वगैरह। बट देखो यार समझाने की ये है ज़रूरत वगैरह कि टेक प्राइड इन दिस प्रोफेशन। और हाँ बोलो। जी इंसाफ क्या मिलना था इनको, पता हो शहीद होने के बाद क्या इंसाफ होता? आप क्या उनको इंसाफ दिलवाना चाह रहे थे? कमीशन ने फाइंडिंग्स वगैरह तो की, किसकी कमी थी, क्या था? हाँ तो आजकल धमाके हो रहे, उसके बाद कोई वकील वहां पे धमाके में मरा? मैं आपसे एग्री करता हूँ, वहाँ पे जो है वगैरह उनके हकूक वगैरह के लिए मिसिंग पर्सन्स और ये सारे के सारे, इट्स एन ऑन गोइंग स्ट्रगल। ये वाली इस लेवल के ऊपर माना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि तुसी एक मुकदमा जित गए तो मुआशरा चेंज हो जाएगा। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन या इब्राहिम लिंकन के बाद जाके फिर भी 40 साल तक स्लेवरी रही, बेहतर होता रहा। आपका रोज दूसरी पार्टी सोने वास्ते नहीं बैठी हुई, उनका भी पावर इंटरेस्ट है। इट इज़ अ लड़ाई। आप जब वकील बनते हैं अपने आप को फोर फ्रंट पे लेके आ रहे हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूइंग थिंग। पटिशन करवाएं कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, इस तरीके से ऑन गोइंग चीज़ है। अगर डर के पीछे बैठ जाएंगे तो वो हावी हो जाएंगे। उनके पास तो बम है, बंदूक है, ये है सारे का सारा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब PML एन के थे, एन नहीं PML के कह रहा हूँ, नाम मुँह पे चढ़े हुए, PML अब उसको क्यों भी नहीं अब कह सकता, बिकॉज कायदे आजम PML असल कायदे आजम, क्यों वो असल का वगैरह। जब उसके शुरू में हम हारे थे, वो हारे थे, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं बस थैंक यू वेरी मच रहने दें वगैरह। ही कैरीड ऑन, और बाय द एंड ऑफ 47 सोल स्पोक्समैन उनको कहा गया, और उन्होंने बीच में सारे मुसलमानों के लिए बोल रहे थे। ऑन गोइंग स्ट्रगल है। आगे देखो यार, वो देखो ये तो आ गए, ये कौन है यार? ये लिखा हुआ तो शेक्सपियर ने कहा हुआ कि फर्स्ट थिंग वी डू इज वी किल द लॉयर्स। वो जब रेवोल्यूशन आएगी, इनकलाब आएगा, तो सबसे पहले वकीलों को कत्ल करो। क्यों? क्या? नहीं, मैं तो ख्याल इसलिए करेंगे क्योंकि उस शेक्सपियर के ऊपर मुकदमे इतने ज़्यादा हुए थे। अगर आप उसकी लाइफ हिस्ट्री वगैरह चेक करेंगे, उसने कहा कि सबसे गंदे बंदे ही वकील होते हैं, उनसे पहले सब उनको करना चाहिए। जरा वो उसके ऊपर गलत की है यही की, इंटेलेक्चुअल वाली तो बात नहीं है शायद। बिकॉज अगर वो होता तो उसके साथ अपने आप को शेक्सपियर काफ़ी ज़्यादा, तो वी डिडंट से कि सबसे पहले प्ले राइट्स को कत्ल किया जाए या फिलोसोफर्स को कत्ल किया जाए, लॉयर्स उसने कहा है। बिकॉज कानून को गलत इस्तेमाल करने पे आप आते हैं, तो ये कौन है जो पेन खा रहा है बंदा? अमेरिका का प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन, वकील था। जब गंद मारने पे आते हैं तो फिर वकील ही चैंपियन होते हैं। सारे के सारे लूप होल्स इंज कर दो, कानून को इधर कर दो, ये कर लो, बंदा गायब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके से। और ये जो साथ एक गुमा हुआ ये बंदा, ये डोनाल्ड ट्रंप का वकील था, जो कि जेल के अंदर बीच में अभी 1.5-2 साल गुजार के आया। 2 नंबरी करने के लिए तो क्लाइंट तो सुथरा होके साइड से निकल जाता है, कई दफ़ा वकील ही फंस जाता है और फिर जेल में जा रहा होता है अमेरिका वगैरह के अंदर। आगे अगर आप जाएं तो ये कौन है यार? ये देखो ये वाला बंदा देखो। आंटी इनको देख भी नहीं है, बड़ा चेकआउट कर रही हैं ये वाली। इसके हाथ में क्या है यार? ये हैं? किताब है? हैं? गोलियां चला रहे हैं। ये कहाँ पे गोलियां चला रहे हैं? नहीं, ये PIC क्या बुलाया यार? PIC क्या होता है? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नहीं हो सकता यार। वकील का क्या ताल्लुक वहां पे? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में उधर भी गोलियां चलान था कि क्या वहां पे फतह करने के लिए गया हुआ था?
हाँ, अपना दिल का इलाज कर रहा था। मेरा तो तोड़ा था मेरे ख्याल में। कोई मुझे बता सकता है कि हमने ये क्या किया था वहां पे पीआईसी के अंदर? हाँ, क्यों? यंग डॉक्टर्स के साथ लड़ाई की थी हमने। डॉक्टर ने क्या किया था? हाँ, सॉरी, डॉक्टर ने नहीं, स्टाफ ने मारा था अस्पताल के अंदर। किसी डॉक्टर के साथ तू मैं हुई थी एक यंग लड़के की। इलेक्शन का बुखार हुआ था ना सारों को उस टाइम के ऊपर, तो वो लड़के के हुकूक के लिए तो क्या उसके ऊपर पर्चा नहीं हम करवा सकते थे? जिसने मारा था उसको यहाँ पे बुलवा के हम पीट देते। अस्पताल फतह करने के लिए जाने के लिए क्या ज़रूरत थी हमें? मैंने सुना है कि शायद 2-3 पेशेंट भी मर गए थे वहाँ पे। ये देखो, बात ये है कि ये क्या कर रहा है? ये वाला जो वकील है, ये क्या हो रहा है? बॉनफायर हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पुलिस मोबाइल फतह हुई है। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं क्या हमने जब काम करने नाच रहे हैं ना। देखो, बात ये है, समझाने वाली बात ये है पीआईसी के अंदर। मैंने आपको फिर ये बताया, कानून इस्तेमाल करके भी आप किसी की तबीयत साफ कर सकते हैं, राइट? ये बंदे वकील नहीं हैं। यूनिफॉर्म इन्होंने पहना होगा, हाथ में बंदूक होगी, और इस बंदे ने ये जो बंदूक वगैरह चला रहा है इसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया इसने, कि 2 बंदों को टॉर्चर करके बीच में वहाँ पे मर्डर कर दिया था। सेशन कोर्ट के अंदर इसने टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, पकड़ा गया, फिर वापस आ गया। हम उसे डरते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लाइसेंस शायद अभी भी है इसके पास। यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ है वगैरह, यहाँ पे रीत नहीं बन रही। आपके साथ बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये चीज़ जब हुई थी तो मेरी नानी, जिसका पोता मैं क्या, उनका नानी का क्या होता है? पोता नवासा, जिसका नवासा, जिसका बेटा, जिसका हस्बैंड ने भी एलएलबी की थी, जिसका दामाद, जिसका दूसरा दामाद, जिसका तीसरा दामाद, सारे वकील थे। उन्होंने कहा कि तुसी लोग पागल है गए। जिसका अपनी फैमिली वगैरह है वकालत की, ये आपके लिए काला दाग है। और अगर आप, मैं यहाँ पे आपके सामने बैठ के नहीं कहता ना, मैं आपको कहता हूँ कि जी बहुत अच्छी बात है, तो फिर लानत है मेरे पे भी। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप सारों को रियलाइज करने की ये ज़रूरत है कि आप इस माशरे के, यू आर सपोज टू बी द मोस्ट मॉरल पीपल। अदरवाइज लॉयर एंड लायर तो काफ़ी क्लियर होता है, और लतीफ़ा जब कसना होता तो वो लायर ही आपको कहते रहते हैं, राइट? और वो ये जो सारी की सारी चीज़ें जब की थी, तो उसके बाद न्यूज़ लाइन के कवर के ऊपर ये आया था। तो इसको मैंने तो ठीक नहीं करना यार, मैं तो लगा हुआ, मैं आपको पढ़ाने के लिए इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ। इस गंद को साफ आपने ही करना है, और अपनी ईमानदारी और अपनी फ़र्ज शनासी के साथ ही होगा। अदरवाइज लोग तो हमारे बारे में ये कहते हैं। मैंने संभाल के रखा हुआ है ये, बिकॉज मैंने इसको ठीक करना है, इसीलिए मैं आपको बैठ के यहाँ पे बोल रहा हूँ। मेरे नज़दीक ये वाला टॉपिक एक लेवल पे सबसे यूजलेस है कि सारों को पता है ईमानदारी करनी है, मगर एक लेवल के ऊपर आपका एक सेकंड इस प्रोफेशन में इसके मुताबिक है, प्रोफेशनल एथिक्स के मुताबिक होना चाहिए। और ये क्या चीज़ है यार, ये ताला क्यों लगाया हुआ मैंने? ताला बनाने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है? हड़ताल का ताले से क्या ताल्लुक है? हम कहाँ पे था, वो खुद लगाते हैं ताला। सॉरी, जज लगाते हैं ताले अपनी कोर्ट के ऊपर, हम जाके लगा देते हैं कि जी ताला वगैरह। वैसे आपके ख्याल में मेरे पास पैसे कम है कि मैं कहीं जाके ताला नहीं लगाता? मुझे तो कोई कहेगा भी नहीं वगैरह के मार्केट में ताले रुके हुए हैं वगैरह, मैं क्यों नहीं लगाता ताला जाके? कानून क्यों कर रहा हूँ आपके सामने? समझाने की ये ज़रूरत है। ऑल लॉयर्स एंड पेंटर्स कैन टर्न वाइट इनटू ब्लैक। आपके पास पावर बहुत ज़्यादा है। देखो, समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि खुल के जो आपके सामने जो हमारा कटा चट्टा है वो सारा के सारा खोल के रख रहा हूँ कि किस तरीके से चल रहा है, और इसको आपने ठीक करना है। अगर नहीं करना तो नहीं करना, ख़राब से ख़राब तर जा रहे हैं। डिग्री अगर जाली ख़रीदी हुई है और यहाँ पे जो एक समुंदर आ रहा है जिसमें आप सारे के सारे डूब रहे हो। 6300 लाइसेंस हमने पिछले साल दिए थे। ये 3 साल के अंदर हम, मुझे लगता है कि 22,000 तक चले जाएंगे, जिसमें से 16,000 की डिग्री जाली होगी।
सिस्टम टूटा हुआ है, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, बट अंडरस्टैंड दैट अपने आप को अगर प्रोफेशनल तरीके से अच्छा वकील बना के नहीं करोगे तो मसला पड़ेगा आप सारों को। आगे आ जाएं जी इस तरीके से। क्या ना जो प्रोफेशनल एथिक्स क्या बला है यार, ये तोप होती है कोई। जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं करके, ज़्यादा भी आपको थकाना नहीं है कि आप कहेंगे थका देने वाली चीज़ है। कोई कह सकता है, मेरे साथ आर्ग्यू कर सकता है कि बेईमान होना चाहिए हैं? सॉरी, पैसे यार, थाईलैंड जाओगे तुम, सैर करोगे, तुम्हारी बीवी खुश होगी, प्राडो तुम्हारे पास होगी, तुम यहाँ पे पकड़ के तुम्हें कहेंगे आए ये करके, नहीं तो ना कि मेरी तरह आके बेगम कहेगी तू काम नहीं करता रहता है हर वक्त वगैरह, तेरे कख नहीं है सैर। आपका भाई तो बीच में सैर करने के लिए अमेरिका लेके गया हुआ है बीवी को, मैं अब उसको क्या बीच में बताऊंगे तने, नहीं पेट्रोल बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हुए इस दफ़ा। वाई यार देखो बात ये, दूसरा एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि you also need to have the ability to think from the other side। आप में से अगर कोई अच्छा वकील है ना, या कोई धड़ल्ले वाला, तो खड़ा होकर कह भी देगा, किस चीज़ से डर दे कि लोग क्या कहेंगे कि बेईमानी के लिए खड़ा होकर कह रहा है। अपनी हाजिर दिमागी चेक करानी है, ट्राई टू कम अप विद लीगल आर्ग्यूमेंट कि वाई ये है। यू कैन गेट अप एंड से कि जी कंपैरेटिव, ये जो एथिक्स है और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये कंपैरेटिव चीज़ होती है। हम गंदे आदमियों की तरफ से भी तो खड़े होते हैं। आप क्या ये एथिक्स की बात करें, एथिक्स का इस प्रोफेशन के अंदर क्या ताल्लुक? मर्डर्स की तरफ को भी हम डिफेंड करते हैं। जावेद इकबाल को वकील नहीं मिला था, 100 बच्चे जिसने मारे थे, वैसे उसको नहीं मिला तो उसको वैसे ही उन्होंने जेल के अंदर ही मर्डर कर दिया। उसको मिलना चाहिए था। बट देखो बात समझने वाली ये है कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या ना, जो प्रोफेशनल एथिक्स आपने अपने लॉ एक्ट के अंदर पढ़े होंगे, सिर्फ 6 सफ़े। जल्दी इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इसके अंदर क्या कहाँ पे लिखे हुए हैं ये कैनन जो प्रोफेशनल एथिक्स? बार काउंसिल के रूल्स, पाकिस्तान बार काउंसिल ने रूल्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर ये चैप्टर है, जिसके अंदर चैप्टर 12 में है इसको कैनन जो प्रोफेशनल एथिक्स एंड कॉन्डक्ट एंड एटिकेट्स ऑफ। तमीज़ भी आपको थोड़ी सी इस प्रोफेशन के अंदर सिखाई जाती है, क्योंकि तमीज़दार होगे तो गुत्थम गुत्था नहीं होगे, बदतमीज़ होगे तो जज का आप बीच में पेन पकड़ के तो नहीं ऑर्डर करवा सकते ना। सख्त बोलोगे, बदतमीज़ी करोगे तो अंदर जाके शायद वो आपके ख़िलाफ़ ही कर दे। 4 हैं इसके पार्ट्स बेसिकली। कॉन्डक्ट्स, एक तो एज रिगार्ड अदर लॉयर्स, दूसरे वकीलों के साथ आपने कैसे बात करनी है, अपने क्लाइंट्स के साथ आपने कैसे बात करनी है, कोर्ट के साथ आपने कैसे बात करनी है, ड्यूटी टू द कोर्ट, और अवाम के साथ आपका क्या तासुर होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू आपने किस तरीके से रखना है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले नंबर के ऊपर आपकी लिखी हुई है 134 के ऊपर, ड्यूटी और डिग्निटी टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन। ये क्या मतलब, पहले नंबर पे क्यों लिखी हुई है? ये क्या हो रहा है? कॉन्डक्ट एज रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स, क्या हो रहा है? ये कोर्ट के अंदर आपस में ही वकील एक दूसरे को लड़ रहे हैं। कोई बता रहा है, कोई बता सकता है ये कौन सा वाला केस है, इसमें क्या हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये वो वाला है। हाँ, कौन सा? ये आई थिंक लाहौर वाला है, जिसके अंदर वो अब इमरान खान साहब के जो नेफ्यू हैं, क्या नाम, हसान न्याजी ने ये लड़ाई की थी। मेरा दोस्त है। अब बुख्ती साहब वाला केस है, दूसरे पार्टी के साथ ही लड़ाई करने के लिए गर्म खून था। तो आजकल हसान किधर है? क्यों? इस तरह तो नहीं है ना। आपका ख्याल है आप बहुत बड़े शेर हैं, मेरा भाई है बीच में, मैंने उसको 10 दफ़ा समझाने की भी कोशिश की और इसके ऊपर उसको डिफेंड करने की भी कोशिश की, जबकि ये इनडिफेंसिबल चीज़ है। अब कहाँ पे वो मौजूद, उसने क्या किया और उसके बाद फिर कहाँ पे सारों को पता है कि किस तरीके से ये आगे गया। तो मैं आपके सामने ये समझाना चाह रहा हूँ
कि वंस अगेन आप आराम से भी बात कर सकते हैं। अगर वो नई जज आपकी बात मान रहा है, ये कर रहा, आगे अपील का भी तो राइट मौजूद है। अगली जगह पे जाएं और अगले फोरम में जाएं और अगले फोरम के अंदर जाएं, ये वगैरह आपका ज़ाती मुकदमा तो नहीं है कि ज़िंदगी में एक ही मुकदमा करना है। अगर तो आपने ये वाला एटीट्यूड रखा तो अगर आपने 10 मुकदमे किए तो 10 दुश्मन पाले। आप सक्सेसफुल हो गए, 100 मुकदमे किए तो आपने 100 वकील दुश्मन पाले, पार्टी ऊपरी साइड के ऊपर। प्लीज़ रिलैक्स, चिल करके ये सारे का सारा करना चाहिए, आसान वाला है करके। पहला आपका ये है कि आपने इस प्रोफेशन की डिग्निटी अपहोल्ड करनी है। आप बिकाऊ माल नहीं हैं, आप बंदर नहीं हैं, क्लाइंट डुगडुगी बजाए और आप बीच में ही सारी की सारी करना शुरू कर दें। लिखा हुआ है हाई स्टैंडिंग और डिग्निटी इस प्रोफेशन की करनी है, अपहोल्ड करना। और इसका मतलब है इस प्रोफेशन की हाई स्टैंडिंग और डिग्निटी ऑलरेडी है, उसको आपने बेहतर करना है। ये अजीब सा इश्तिहार नहीं देने का इसके अंदर 135 के अंदर लिखा हुआ, इसका क्या मतलब? इश्तिहार क्यों ना दिया जाए? इश्तिहार का हक क्यों नहीं होना चाहिए यार तुम लोगों के पास? तो हाँ, इस तरह करके आप टिकटॉक पे मिलते हैं कई लड़के वगैरह, उनके आजकल लाइसेंसेस कैंसिल सस्पेंड कर रहे हैं। नहीं, बट आप नॉर्मल एडवर्टाइज से भी मैंने आपको रोक दिया ना कि आप ये नहीं कह सकते मोहम्मद अहमद क़य्यूम बैरिस्टर मोहम्मद अहमद क़य्यूम फ्रॉम कोलंबिया लिंकन इन सारे का सारा मैं क्यों ना इश्तिहार दूँ? मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या मतलब? अच्छा, अवाम का हक नहीं है कंज्यूमर कोर्ट जैसे करके वो सारे के सारे ये करके जैसे एसी और फ्रिज वगैरह बिकते हैं तो इंसाफ को क्यों ना बेचा जाए? व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? क्या? सॉरी, क्यों? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? और ज़्यादा अगर मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं और फिर ठीक है, उस टाइम को अपना फीमेल एसोसिएट्स भी दो, एक इधर बिठाए होंगे, दो इधर वगैरह करके जैसे हम दूसरी एडवर्टाइजिंग करते हैं। व्हाई ना, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? इक्वल अपॉर्चुनिटी का कैसे गाना? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हर बंदा इश्तिहार दे दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं? सारे इश्तिहार दे के बुलवा लें, आई जाओ। आप इतने काबिल बैठे हो, कोई क्लाइंट ही नहीं आता तो कोल, तो अखबार में किसी को पता चलेगा तो होगा ना। व्हाट्स रॉन्ग विद एडवर्टाइजिंग ये सर? सॉरी, क्यों? व्हाट्स रॉन्ग विद इट ना? प्लीज़ जल्दी करो यार, अभी काफ़ी चीज गप वगैरह करनी। प्लीज़ एंगेज विद मी। क्यों नहीं होना चाहिए इश्तिहार? बस अहमद क़य्यूम जिंदाबाद गाना भी पीछे लगा डिचिम डिचिम डिचिम, और मैं भी इसके ऊपर बीच में थोड़ी सी मूव्स वगैरह भी अपनी दिखाऊं। इंसाफ का बोलबाला आपको अमेरिका के अंदर होता है। अमेरिका में वो कहता है कि अद्धे तोड़े अद्धे मेरे, और यूं करके वो जस्ट कॉल सॉल्व देखिए, एक टेलीविजन सीरीज़ है वगैरह, सारे के सारे फुल टाइम गेम ऑन होनी चाहिए यार। आ जाए 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1, 2 कत्ल करो तो मैं 1 का चार्ज करूंगा, बेल तो मैं मुफ्त में करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वगैरह। आ जाए, आप आए, आपको मैं साथ एक टोस्टर भी दूंगा, टोस्टर ओवन है। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? वाई हाउ आर वी प्रोवोकिंग? उनको तो उन्होंने तो पैसे देंगे क्या? मेरा वो ऐड देख के कत्ल करना शुरू कर देंगे कि अहमद क्यों मैनुज कर देगा ये करके? उनको मुझे फीस तो देनी पड़ेगी ना। खड़े नहीं, अखबार के अंदर हो रहा है, बट मैडम का एक हद तक तो बात सही है। बट बात ये है, मेरे चंग यंग एसोसिएट्स कहते हैं कि इसको चेंज करवाएं अहमद क़य्यूम साहब। बात तो ये, अगर मैं चेंज करा दूंगा तो मैं तो आपको रोन दूंगा यार। तुम नहीं, एक सेकंड, तुम लोग क्या मेरा मुकाबला कर सकोगे इस प्रोफेशन के अंदर? मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मैं तो पूरे पेज का लगाऊंगा यार, और वहाँ पे पकड़ के कहूँगा तुम्हारा वो छोटा सा बीच में नीचे ऐड लगा हुआ, मैं कहूँगा आओ और वगैरह, मैंने करता हूँ ये करके, मेरा बड़ा चेम्बर है। तुम्हें तो किसी ने काम देना ही नहीं।
प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये मेरे भाई ने जो बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की, आपने नुक्ता सही तरीके से नहीं बनाया, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए एक डिग्निटी का आप जो कह रही हो बिल्कुल दुरुस्त है। हम बंदर नहीं हैं, हम नाचने वाले नहीं हैं, पैसों के लिए हम नाचते नहीं हैं। हमने एक डिग्निटी और डिस्टेंस रखना है इन तमाम चीज़ों से। और इंसाफ बेचने वाली खरीदने वाली चीज़ नहीं है। हमने ये रखा हुआ है, कम से कम जिंदगी ज़हन के अंदर हम ये हमने रखा हुआ है कि इंसाफ हम फराहम कर रहे हैं, तो इंसाफ खरीदने बेचने के लिए तो नहीं होता। असल में आगे जाके देखेंगे, पैसे कमर्शियल एक्टिविटी इससे ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। लोग करते हैं फिर भी इसके करने के लिए, बट समझो ये ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप सोशल मीडिया बड़े सावी हैं, ये प्रिंसिपल इसलिए डाला गया है कि अगर सोशल मीडिया आप खोल देते हैं तो आपको तो किसी ने करना ही नहीं, मुझे करेंगे। मैं साबिक सेक्रेटरी हूँ यार, 2 जजेस का मैं मेरे फैमिली के अंदर थे, एमएनए मेरे ख़ानदान के अंदर है। मैं अपने उसमें ये सारा इस तरीके से इनडायरेक्टली मैं आपको बता भी रहा हूँ, अपनी शोहरत अभी कर रहा हूँ, राइट। मैं ये कहूँगा नहीं कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी रिश्तेदारी और जब ये सामने जिताऊँगा उसके अंदर, तो आपको किसने हाथ लगाना है, सारा काम मेरे पास। सो बात ये है, दैट इज़ द रीज़न वाई वी डोंट अलाउ पीपल टू एडवर्टाइज इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। वी आर नॉट एम्बुलेंस चेजर्स जो कि अमेरिका में होते हैं, हमारी फिलॉसफी फ़र्क है। आगे आ जाइए सर, ये देखें ये इश्तिहार, बेस्ट लॉयर इन लाहौर पाकिस्तान। बीबी की पता नहीं कि तस्वीर लगाई हुई है उसने, ये तो नहीं है, और पीछे भी किसी अमेरिका की उठा के रखा हुआ। मैंने कहा ना कि जी फिर एडवर्टीजमेंट में तो फिर ऐसा ही होगा, एंटाइसमेंट करने के लिए। दिस बेस्ट लॉयर इन पाकिस्तान, और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है advocatein.lahore@gmail.com। और ये फिर आगे ये है अपडेट 20 अमेरिका के अंदर सीजर लॉ रिकवर्ड मिलियंस फॉर आवर क्लाइंट्स 423, ये सारे का सारा लॉ वीडियोस। बट अब देखो इसमें ग्रे एरिया है, टिकटॉक बना सकते हो नहीं, हमने कानून बनाया कि नाच नहीं सकते आप यूनिफॉर्म के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कर सकते, मगर लॉ वीडियोस बना सकते हैं। आपके ख्याल में ये सारी की सारी सरखपाई मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे। ये लैपटॉप इधर क्यों रखा हुआ है, ये यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा और उनको पता चलेगा वो अहमद क़य्यूम नज़र में फिर यार ये बड़ा करू, बीच में वकील है, इसके पास तो काम बड़ा है, ये दूसरों को पढ़ाता है, ये तो अच्छा होगा। You can do it like this. I'm not saying कि you can't add, you can show off your skills बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर। You can say on Facebook, I won a huge case. You can't say कि जी मेरे को लाओ तो मैं जितवा देंगा। So there are lawyers तरीके ढूंढते हैं, अपनी कॉम्पिटेंस दिखाएं। ये क्या कि शेख साहब कह के गए, एटलीस्ट लुक द पार्ट। मेरे कई एसोसिएट हैं, टाई खुली हुई, बटन खुला हुआ, मैं कहा अगर कानून नहीं भी आंदा तो कम से कम वेखन दे विच ते लगो आप। और फीमेल भी बीच में एसोसिएट्स ऐसे हैं यूनिफॉर्म के अंदर नहीं है, तो मैं क्लाइंट के सामने किस खाते के अंदर किस तरीके से उनको लेके जाऊँ, इफ शी डजंट लुक प्रोफेशनल, दे कहेंगे सेक्रेटरी है। लुक द पार्ट, ताकि, और ये एक तरीके से झाँको था, हम में से किसी वकील को कुछ भी नहीं आता, वैसे हर मुकदमा नया होता। क्लाइंट हमारा कोट और टाई देख के कहते हुए इनू आंदा होगा डॉक्टर ਨੂੰ कुछ, इस वास्ते मेरे ते सर्जरी करवा लो। सो अंडरस्टैंड दिस। दाढ़ी छोड़ी हुई है, दांत पीले हैं, सिगरेट वगैरह किया हुआ है, लगाया हुआ है। इफ़ यू डोंट लुक द पार्ट, कोई किसी के अपने बच्चे का मुकदमा कोई क्यों आपको देगा यार। अंडरस्टैंड दिस। अच्छे, और मैं ये नहीं कह रहा कि करोड़ों रुपए के हों, बाल कंघी अगर नहीं हुए उड़े हुए हैं, आपका फिर कह रहा हूँ पीले दांत, बू आपके पास से आ रही है, तो आपका वो फिर ठीक है, वो जो बहुत ही मस्कीन होगा वही तुम्हारे पास आएगा, ज़्यादा फीस वाला नहीं होगा। तो प्लीज़ लुक द पार्ट, लुक कॉम्पिटेंट, एक्ट कॉम्पिटेंट। अगर नहीं भी है तो कम से कम ये करो, अगर मुकदमा इस तरह आता है और क्लाइंट इस तरह रहता है, उसको अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर दिखा के या वो झाका दिखा के साथ चलाते रहोगे तो वो तुम्हारे साथ चलता रहेगा। अगर कोई चीज़ नहीं आती, नहीं करते तो फारिग हो जाओगे। निकर में पहन के मेरे मैं फेरा करता था, टी शर्ट वगैरह करके दफ्तर के अंदर, अब्बा जी मुझे बहुत झाड़ा करते थे करके, इसके जिम जा रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बट मैंने फिर कहा कि शहजादा मोहम्मद अहमद क़य्यूम के लिए अलहदा रूल्स है, आपके लिए अलहदा रूल्स है शायद,
शायद उसकी वजह से कई क्लाइंट्स मैंने लूज़ किए मगर मुझे मिल रहे हैं, बट वंस अगेन मैं आपको चांसेस ऑफ आपकी सक्सेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी। आगे आ जाइए। 136 में आप टाउट नहीं रख सकते। टाउट क्या होता है? नहीं। Advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment, nor remunerate। किसी और को आप पैसे नहीं दे सकते कि यार मुंशी मेरे वास्ते क्लाइंट पढ़ ले, अद्धे तेरे अद्धे मेरे, या इस तरीके से सारे के सारे। क्यों इस तरह होता है? बड़ा खुल्लम खुल्ला होता है। वकील भी आके कहते हैं कि अहमद भाई 1/3 मेरा, 2/3 आपका, हमारा भी ख्याल रखिएगा, ये अपील हम आपके पास लेके आ रहे हैं। उसको भी लीगलाइज करने का एक तरीका है, आगे जाके हम थोड़ा सा देखेंगे। वो अगर आपके साथ जॉइंट वकील को काउंसिल है तो फिर दैट्स फाइन, यू कैन शेयर द फी विद हिम। मगर अगर वो सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा लाया और सुप्रीम कोर्ट का वकील ही नहीं है तो देन आई से कि सॉरी यार मैं नहीं कर सकता। कई लोग करते हैं 1/3 देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह देते हैं, और जब मुकदमा हार जाते हैं या वो डन कर लेता है क्लाइंट के साथ कि जी बड़ा अच्छा है वगैरह, आपको पता भी नहीं होता। जब आप मुकदमा हार जाते हैं तो वो फिर आके कहता है क्लाइंट मेरी सारी फीस वापस करो, 1/3 तो आपने उसको दे दी हुई। ये चीज़ें वगैरह होती हुई मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं आसपास करने के लिए। आसपास दोस्त करते हैं इनको, रोज़ वायलेट करते हैं, बट ये आपके लिए रूल्स हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब वो कंप्लेंट जमा करवाएगा और कहेगा कि इस बंदे के थ्रू मैंने आया हूँ और इसको, देन यू कांट से कि मैंने इसको इतने पैसे दिए हुए हैं, 1/3 दिए हुए हैं, क्योंकि अगर उसको 1/3 आपने भी हुक्म करें सर, अगर 1/3 आपने उसको पैसे दिए हुए हैं, अगर आप अपनी कंप्लेंट में कह देंगे कि 1/3 पैसे दिए और वो सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं है, आपका इसी नुक्ते पे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं दे सकते। सो इसको फॉलो नहीं करेंगे, जितने ग्रे एरिया में डालेंगे, कोई कंप्लेंट आएगी आपने इसको वायलेट किया होगा तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। दैट इज़ वाई यू शुड ऑल्सो फॉलो इट। आगे आ जाए मुंशी जूनियर रेफरल फीस। ये करने के लिए आपने अभी स्टेज के ऊपर क्या करना चाहिए आपको? आप सारे के सारे इब्तिदा के अंदर वकील, मैडम गुफ्तगू काम प्लीज़। देखो इब्तिदा के अंदर कायदे आज़म की भी अगर आपके बारे में भी किताबें वगैरह पढ़ो तो उनको भी कोई पैसे नहीं मिले, पैसे फिर भी हासिल करने, ठीक है, खाना तो है, ईमानदारी से कमाना तो है। इब्तिदा के अंदर मेरी सजेशन आपको ये है कि क्लाइंट जो आपके पास आए, आप उसको कहें कि यार मैं तेरा मुकदमा मुफ्त में कर दूंगा, तू मेरा ख़र्चा पूरा कर दे। जेब से ख़र्चा कम से कम ना हो आपका, मुंशी के पैसे ये वो वगैरह करके छोटे मोटे काम वगैरह या मुकदमे इनहेरिटेंस के कर लोगे तो बाकी अगली चीज़ों में आप चार्ज कर सकोगे। इनहेरिटेंस का मुकदमा है, सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना है या कोर्ट में डिक्लेरेशन के लिए जाना है, इब्तिदा की चीज़ में नहीं चार्ज करोगे। जब कोर्ट में जाने का टाइम आएगा तो आप उनको नादरा से सर्टिफिकेट अगर नहीं मिल रहा तो आप उसको कोर्ट में लेके जाओगे, यू कैन चार्ज इन द फी देन। पढ़ाई लिखाई आई मीन टीचिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं और चीज़ों के लिए भी जा सकते हैं। पैसे हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है अब अगर आप आंखें और अपना दिमाग खोल के प्रॉपर्ली कर रहे हों। ईमानदारी से भी आप कर सकते हैं, बट भूखे अंदाज के अंदर जब करोगे ना, जब ओवर कमिट करोगे तो मसला पड़ता है। और तरीका ये गुर आपका इब्तिदा के अंदर यही है कि हर क्लाइंट को आप ये कहें, अगर वो फ़ीस वगैरह नहीं दे रहा, कि यार मेरा ख़र्चा तो पूरा करो, मुंशी की मद में या मेरा पेट्रोल वगैरह या आने जाने का या ये सारे के सारा वो आपका हक है, और वो वहाँ पे जाके शायद वो खुशी खुशी कर भी दे। तो दिस इज़ हाउ यू गो अहेड एंड डील विद इट। अगर आप जूनियर हो, खैर आपको तो लाइसेंस मिलेगा, उससे पहले ना लाइट पकड़ना शुरू कर देना क्लाइंट्स। आगे आ गया कि ये लिखा हुआ है दूसरे एडवोकेट्स के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए। उसकी पीठ पीछे आपने उसके क्लाइंट से बात नहीं करनी। उसका क्लाइंट एक तो चोरी करने की नहीं कोशिश करनी, दूसरा पीठ पीछे अगर आप, वो आपके लिए भी प्रोटेक्शन है। अगर आप उसके वकील के साथ सामने उसके क्लाइंट के साथ बात करें तो फिर ठीक है, अदरवाइज क्लाइंट ये भी जाके कह सकते हो मैंने धमकी दी थी, या मुझे उसने पैसे कहा था कि मुझे पैसे दे दो मैं बैठ जाऊंगा, आपको डैमेज वगैरह कर सकता है। तो ये रूल्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है
क्लाइंट अगर आप और एडिशनल वकील करना चाहे तो आपको अग्री कर लेना चाहिए, रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। दो वकील भी पेश हो सकते हैं, इसमें फिर आप फीस भी शेयर कर सकते हैं। सुपरसीड नहीं कर सकते, ये चीज़ अच्छी नहीं है और इसको मैं ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी मेरे से स्टे नहीं मिल रहा, सदर साहब कर लें। उसको इलीगल डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज फिर लोग जाके सदर साहब को ही बुक करना शुरू कर लेते हैं। अदर एडवोकेट्स के साथ से आर क्लाइंट्स लिटिगेंट्स होते हैं, वकील नहीं होते। दुश्मनियाँ ना पालें, जिरा के अंदर चुभते हुए सवाल ना करें, दुश्मनियाँ ना पालें, लड़ाई मत करें, धक्कम पेल उसके साथ ना करें, आपका ज़ाती मुकदमा नहीं है। डू नॉट मेक मैटर पर्सनल और उसको टारगेट ना करें। साथ ये लिखा हुआ है दूसरे के साथ एडवोकेट जनरल के अंदर दूसरे क्लाइंट्स वगैरह के साथ आपने डन क्लाइंट्स के साथ भी नहीं करना, चंपटी नहीं करनी जिसमें कि उन कहोगे जी आधा घर मेरा आधा आपका, बिकॉज जब वो उसकी डिसीजन वगैरह कोई आएगी और आधे पैसे आपके नाम पे प्रॉपर्टी होगी, दूसरी पार्टी आपको आके गोली मारेगी। इसलिए बहुत सख्ती से कहा गया है कि क्लाइंट का की जो प्रॉपर्टी है वो क्लाइंट की प्रॉपर्टी है, आप उसमें से शेयर या जिसको कंटिंजेंट बेसिस पे फीस के जीतूंगा तो पैसे लूँगा, नहीं हारूंगा तो मुझे कोई पैसे देने की नहीं ज़रूरत, वो भी नहीं आप कर सकते। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं, आपकी दूसरे पार्टी के साथ कोई रिश्तेदारी है तो क्लाइंट को पहले बताएं। अगर नहीं बताएंगे और रिश्तेदारी बाद में निकली और आप मुकदमा हार गए तो वो कहेगा कि आप इसलिए हारे हैं क्योंकि आपका वो रिश्तेदार था, और आपका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए फिर आएगा। कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वगैरह को आप नहीं करेंगे। उसका ये बीच में मतलब है कि मुख्तलिफ पार्टीज़, आप एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और उसका इंटरेस्ट वॉच करेंगे, दूसरी किसी और पार्टी को आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि जिसका इंटरेस्ट इससे मुख्तलिफ हो, या इनके दोनों पार्टियों की तरफ से आपने वकालतनामे नहीं आप जमा करवा सकते। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ नुक्ते वगैरह है कि टॉक अबाउट इट एट लेंथ, बट नींद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आ रही है और आप में से आधे मेरे ख्याल में वैसे ही इनको शायद प्रोफेशनल एथिक्स पसंद नहीं है। अच्छा, क्लाइंट विद ये इम्पोर्टेंट है, कानून तोड़ने के रास्ते बताने के लिए आप नहीं आए। फेक एफिडेविट्स मत बनवाएं। क्लाइंट आपको इस्तेमाल करेगा और बाद में जाके 12(2) की एप्लीकेशन दे देगा कि जब पकड़ा जाएगा जज साहब मैं तो तैयार ही नहीं किया, वकील ने जाली एफिडेविट बनाया था। जब पार्टी का घर बिक रहा होगा तो उसने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है, उसने कहना ये तो मेरा वकील ही नहीं था, इसको तो मैंने वकालतनामा दिया ही नहीं था, ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये तो दूसरी पार्टी ने खड़ा किया हुआ था वगैरह, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे कोई नोटिस ही नहीं था। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल यहाँ पे अपने प्रूफ करने के लिए। फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह मत बनवाएं अपने क्लाइंट के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर फेकनेस साबित हो गई तो क्लाइंट अपनी जान बचाने के लिए उसने पक्का ये कहना है कि जी मैंने तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो अंग्रेज़ी भी नहीं आती, ये तो वकील साहब ने बीच में बना के दे दिया और मैंने साइन कर दिया, और वकील साहब फिर जेल जा रहे होंगे। कम जाते हैं लेकिन चले जाएंगे। आगे आके मनी मेकिंग एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल फीस चार्ज करें दूसरे क्लाइंट्स के साथ। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपने ओवर चार्ज नहीं करना रूल्स के अंदर, जितनी मुशक्क़त की ज़रूरत है, आपके वक्त की जितनी वैल्यू है उसके मुताबिक आपने करना, और अगर आपका ब्रदर वकील कहे कि पैसे छੱड दो तो छੱड दो। अगर आके बेवाओं और यतीमों का आपने ख्याल रखना, ये आपकी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर लिखा हुआ है, एंड आई डू दैट। और कितना है ओवर चार्ज ना करें, क्योंकि जब आप ओवर चार्ज करेंगे तो वो आके कि जी छोटा सा केस है लेकिन वकील साहब ने करोड़ रुपए चार्ज किया, तो जब आएगा बार काउंसिल के अंदर केस, हम कहेंगे जी क्या आप, मुझे तो 5 लाख से ज़्यादा मेरी फ़ीस नहीं है, 10 लाख से आपको करोड़ बचे, आपको क्यों मिला? आपने डन किया ही होगा तो होगा ना। वो जब मालियत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे फिर ये इशू आता है कि डन किया हुआ है, इसलिए बीच में दिए हैं, अदरवाइज़ उसको देने की क्या ज़रूरत है। ऐसे भी केसेस वगैरह कंप्लेंट्स हम आजकल सुन रहे हैं। इस तरह की काफ़ी नुक्ते हैं सर, वी कैन गो ऑन एंड एज वेल, मगर अगर आपके ड्यूटी टू द कोर्ट से लड़ाई नहीं करनी,
एक जज से करोगे तो 10 को पता चलेगा और रिलीफ आपकी ऐसे करके गायब हो जाएगी। रिस्पेक्ट पे करोगे तो रिस्पेक्ट आगे से वहाँ पे मिलेगा, नहीं करोगे तो होगा। एडवोकेट एविडेंस को मत करें, विटनेसेस वगैरह के साथ लड़ाई मत करें, सच वहाँ पे बीच में बोलने दें अपने क्लाइंट को। और बट जजेस को से रिश्तेदारी डालने की, दोस्ती डालने की भी मत कोशिश करें, बिकॉज अगर आप अपने जजेस से अपनी कुर्बत अगर वहाँ पे बेचते हैं, जज ने ट्रांसफ़र हो जाना, क्लाइंट ने फिर आपसे पैसे वापस मांगने। तो इस तरह करके नुकते हैं। देखिए इसके ऊपर आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। प्रोफाइल कैसे करते हैं, टीवी प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। मगर मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे से प्लीज़ मेहरबानी करके पूछें। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर लाइक 6 आवर्स, बट आपका ऑलरेडी 2 घंटे हमारे पूरे हो गए हैं। आई विल टेक सम क्वेश्चंस। प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में कुछ पूछिए। कोई सवाल नहीं यार, सारे सवाल तू ही कर नहीं करना। बापू बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले वो पीछे वाले को पूछ लेने दो। हाँ बोलो। एक्ट में नहीं, रूल्स हैं यार। नहीं बड़ा नहीं होगा, एक साइज का होगा, छोटे। मेरे दफ्तर के बाहर तो बोर्ड भी नहीं लगा हुआ वैसे। जी है ऐसा, मेरे 1-2 दोस्त वगैरह हैं भी जिन्होंने फॉर एग्जांपल मेन बुलेवार्ड पे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक उसने सारा उसका बोर्ड लगा हुआ था। उसको हमने नोटिस दिया, उसने उतार लिया। अगर कोई ऐसे हैं तो बता दें। नहीं होना चाहिए ओवर एडवर्टाइज। वंस अगेन रेगुलेट इसलिए किया हुआ कि अहमद क्यूम का फिर बोर्ड आपसे ज़्यादा बड़ा होगा। सेक्रेटरी के इलेक्शन के अंदर मेरे दोस्तों ने जिद करके, मैं वापस आया तो पूरी बिल्डिंग के साइज़ का बैनर लगा दिया हुआ था मेरे दफ्तर के बाहर। वालिद साहब आए, उन्होंने उतरवा के अंदर 2 सेकंड के, उन्होंने कहा तू यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है। डिग्निटी मेंटेन करना मेरे नज़दीक अभी भी इम्पॉर्टेंट है। कानून को, रूल्स वगैरह को फॉलो करके बोर्ड के ऊपर कोई बंदा नहीं करता। और जो सबसे बड़ा बीच में बोर्ड जिसका लगा होता है वो अमूमन मैंने इलेक्शन में भी हारते हुए ही देखा है। सो अगर इतना आप अपने आप को ऑब्वियस कर लेंगे तो नोटिस भी आपको जाएंगे यहाँ से। इतने बड़े बड़े बोर्ड्स मुझे ठीक है, दुगने साइज़ के कर लिए, इतने नहीं बड़े तो इतने बड़े कर लिए हैं वगैरह, ऑल राइट। अगर आप देखें इतनी ज़्यादा मुझे इसकी वायलेशन होती हुई यहाँ पे वैसे अमूमन नज़र नहीं आती। अगर हैं तो कोई बताइएगा, नोटिस भेज देंगे। अब पूछिए। लाइट्स ऑन कर लीजिए ताकि लोगों की नींद कम हो। हैं देखिए सुपरसीड आप कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउ भी किया हुआ है। मैंने रूल्स बनाए हैं जो कि बार काउंसिल वाले पास नहीं कर रहे कि ओहदेदार सुपरसीड नहीं कर सकते, बिकॉज करप्शन का बहुत बड़ा यहाँ पे तरीका आजकल ये सिलसिला हो गया हुआ है कि ओहदेदारों को ही किया जाता है कि जजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ख़ास तौर के ऊपर लाहौर बार के लेवल के ऊपर। हाई कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ नज़र आती है। उस 1 साल के लिए जब वो ओहदेदार हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू। नया मुकदमा ज़रूर पकड़ें, बड़े काम आता है वगैरह सारे का सारा, मगर एक वोटर बंदा जो आपका ऑलरेडी है, क्लाइंट का मुझे क्यों जी देखें अहमद भाई, ये देखें हक के ख़िलाफ़ नहीं है रिप्रेजेंट करने का, ये सारे का सारा मेरे नज़दीक हक के ख़िलाफ़ नहीं है। शहर के अंदर से किसी और को वकील करना ज़रूरी है, सदर को करना है ज़रूरी है, सेक्रेटरी को करना, और ये डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। मैं मानता हूँ मेरे लिए तो और भी बड़ी सख्ती ये चीज़ है कि मैं अपने आप को 5 साल के लिए बांध रहा हूँ भाई। दूसरे तो 1 साल के लिए अपने आप को कह रहे हैं। मैं मेंबर बार काउंसिल हूँ, मैं 5 साल के लिए हूँ, और कानून मैं खुद ही बना के अपने कर रहा हूँ। वो मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त बीच में साथ नहीं है। बार काउंसिल वाले कब पास भी करवा लिया तो अभी भी कानून नहीं बनने दे रहे। बट द थिंग इज़, दिस इज़ हाउ द डिग्निटी इम्प्रूव्स। सुपरसीडिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपका ये ख्याल है ना कि सुपरसीड करने से कई दफ़ा चलता है, बट लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जज। उसने मुकदमे के ऊपर ये कहा कि नहीं यार मैं नहीं अलाउ करूँगा, स्टे नहीं देता, आप सदर को ले आए, तो क्या वो किस मुंह से दोबारा स्टे दे दे जिस चीज़ पे वो ऑलरेडी कह चुका हुआ है कि नहीं बनता कि, और नज़र रिकॉर्ड से नज़र आएगा कि सदर आएगा।
एक बहुत कंट्रोवर्शियल यहाँ पे मुकदमा आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि उस जज ने क्यों रिलीफ दी, बिकॉज द ओनली थिंग दैट चेंज्ड इन दिस वाज द काउंसिल, द केस वाज द सेम। बहुत कंट्रोवर्शियल भी, और वो जज साहब सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्होंने छोड़ा अभी रिसेंटली। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मेरे नज़दीक बीइंग मॉरल, और पैसों को ना करने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। नए मुकदमे मेरे पास आते हैं, टिपिकली ये होता है कि आप ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल होते हैं, सुपरसीड करने वाले बेहतर वकील से ही करवाने की या मोर सक्सेसफुल कर रहे होते हैं, उनके पास वैसे ही रजे हो यार और जगह से खा लो, ज़रूरी है अभी नए मुकदमों से कमा लो, ज़रूरी है कि तुम बीच में सुपरसीड करो। मैंने पिछले 10-12 साल से नहीं किया। किसी और को जाके कर ले। आई एम नॉट सेइंग सुपरसीड इज नॉट अ बैड थिंग, आप मल्टीपल काउंसिल्स रूल्स कहते हैं रख सकते हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम विद जब सुपरसीड का मकसद ही ये होता है कि जज को इन्फ्लुएंस किया जाए फॉर दैट पर्पज, या जज को डिस्क्वालीफाई, उसके बेटे को वकील कर लें आप, ताकि वो आपके खिलाफ जा रहा है ताकि वो सुने ही ना, या जिसका उसने नॉट बिफोर मी हाई कोर्ट के अंदर लिख के किया वो भी गलत चीज़ है। So that's what I'm trying to stop basically. I don't have a problem per se with superseding. Competence के ऊपर हो सकता है, वकील भी 15 चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं, बट मेरा कम अज़ कम मौक़िफ़ और यह दीन माने कि नहीं। और आप क्यों अपने ब्रदर वकील के मुंह से रोज़ी रोटी छीने? So that's what my point of view is. और बताइए, मैडम्स का कोई सवाल नहीं है, सारे उन्होंने ही करते रहना। मेरा तो ख्याल था कि ज़्यादा बेहतर आपने वकील बनना और बड़े जी। तो पहले लेनी चाहिए थी जी। किसने कहा था कि बीच में पकड़ के सारे का सारा करके? इशू ये है क्लाइंट करता है, और यहाँ पे अगर आप गौर से पढ़ें, आप अपने क्लाइंट पे मुकदमे भी नहीं कर सकते। और आप फिर मैं आपको कह रहा हूँ ये मुकदमे के पैसों के बारे में प्रोफेशन नहीं है, फीस पहले लेनी चाहिए थी भाई। करने को आप दावा वगैरह कर सकते हैं वगैरह, बट नहीं। और यहाँ पे जो भाई लोग होते हैं वो तो पर्चे भी करवा देते हैं, या दूसरी पार्टी से अपील जमा करवा देते हैं, या कोई इस तरीके से 15 चीज़ें वगैरह होती हैं। बट आई वुड नॉट, क्लाइंट के अगला क्लाइंट करें, मुकदमा जीत गया उससे शोहरत कमाएं कि मैंने FIA से ये केस वगैरह कर लिया, उसकी वजह से 4 और आ जाएंगे। बट पैसे पहले लेते हैं यार, कोई क्लाइंट बाद में पैसे नहीं देता। कितनी करोड़ों वाला ही केस तुमने लिया हुआ? कितने करोड़ मिल रहे थे तुम्हें? 1.5 करोड़ वकील को मिल सकता है यार? मुझे सारी ज़िंदगी नहीं मिला एक मुकदमे में भी। अमाउंट क्या है ना, तुम अपने केस की बात कर, तो वो ये इसी चीज़, तो 15 लाख अगर पहले मिलने थे तो ठीक है, बाद में तो नहीं उसने करने ना। और मुख्तलिफ स्टेजेस वगैरह के ऊपर आप कम अज़ कम उनसे कर सकते थे कि जी ये कर, कोई लिखत पढ़त हुई है, कहीं लिखा है तुमने कि 15 लाख देने उसने, तो फिर उधर ही फारिग हो गए नहीं। तो 7.5 मिला है। हाँ, तो बाकी अभी देने हैं, तो रिकवरी वगैरह का कर लो यार। तू, मैं तुम्हारा जूनियर बन सकता हूँ? मेरे मुंह में पानी आ गया यार, 15 लाख रुपए हैं। वाओ, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं देते यार बीच में पकड़ के। होगा बरादरी की, वकला बरादरी की ये करके नहीं आऊँ तो मैं पहले ही कोई नहीं देता, वो ला के सब्जियाँ पकड़ा के चले जाते हैं राइयों को कि ये गंडा खाओ है, करो ये वगैरह। अच्छा, एक ये तरीका, अगर कोई मुफ्त आपसे मुकदमा करवा रहा हो उसको मुफ्त, फिर भी मुफ्त कभी ना जाने दें, कुछ ना कुछ उससे फिर भी हासिल करें। किसको? हाँ, दो चार चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आपका इब्तदा के अंदर सारे के सारे क्लाइंट्स आपके रिश्तेदारों की तरफ से आना है, जान पहचान वालों की तरफ से आने, अदरवाइज़ किसी ने काम नहीं देना आपको, राइट। किसी को तो नहीं बताना हो कि तू फलां जगह के ऊपर बीच में बैठा हुआ और ये सारे के सारा तेरे से काम करवाना है। तो और आपको उस नौइयत के काम आने, आप सारे के सारे दोस्त गलती ये करते हो इब्तदा के अंदर,
और बार वोकेशनल कोर्स का आपको फॉर एग्जांपल सिलेबस में भी लिखा हुआ 12 नौइयत के सादे मुकदमे जो आपने सीखने जो आपको मिल सकते हैं। आपको काम किस नौइयत का मिल सकता है, आपने अपने जहन में खुद बनाना है। किसी का अगर फैमिली के अंदर फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है तो उस नौइयत का सेल्स टैक्स वगैरह या उस टाइप का आपको थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। फौत सारे होते हैं तो इनहेरिटेंस के मामले आपको आने चाहिए। प्रॉपर्टी के बेसिक जो डिस्प्यूट्स हैं वो आने चाहिए। डाइवोर्स सेपरेशन, डाइवोर्स और कस्टडी के मामला और मेंटेनेंस के आने चाहिए। ये बार वोकेशनल कोर्स इसी चीज़ का है कि बेसिक चीज़ें जिसमें आपकी कमाई आसपास से हो सकती है वो। कंज्यूमर कोर्ट के आने चाहिए, सबसे सस्ता तरीका है रिकवरी वगैरह करवाने का, आप कर सकते हैं। अपनी बीच में शोहरत बढ़ाने का ये है, आप आज यहाँ से ये पढ़ के आए, यूनिफॉर्म के अंदर आपने एक तस्वीरें 2 उतरवाई, आपने 4 मेरे जुमले वहाँ पे लिख के सोशल मीडिया पे लगा दिए कि ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो आपको लोग देख रहे हैं कि वो यार मुंडा वकील बन गया, अच्छी अंग्रेज़ी भी करता है तो कानून ते गल भी करता है, ताकि जब उनको वकील की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके पास आएंगे। जो नज़र आएगा वकील के, आई एम सेइंग यू कांट एडवर्टाइज के जी मैं ये करेंगे, बट यू कैन अपेयर एज अ कॉम्पिटेंट वकील, राइट। आर्टिकल्स लिख सकते हैं। टिकटॉक पे अगर आप डांस करेंगे तो हम आपको पकड़ के रौंद डालेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े होके कि जी मैं कब्ज़ा आपका इतने दिनों में कर दूंगा, उसको नोटिस दिया हुआ है हमने यहाँ पे, वो भी हमारी बरादरी का मियाँ, ये करके वो नॉट एक्सेप्टेबल। अपने आप को अपनी कॉम्पिटेंस दिखाओ। मेरे साथ शायद सेल्फी उतार के भी तुम करके शायद तुम्हारा हो कि वो अहमद क़य्यूम जानता है। यू कैन बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट अबाउट के हाउ यू शो योर सेल्फ, मगर अगर तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे तुम्हारे से 2 जुमले नहीं लिखे जाते अंग्रेजी के और तुम बोंगियाँ मारते हो, आपको अपनी ज़िंदगी को ढालना पड़ेगा कि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, कपड़े सही, मुख्तलिफ जगह के ऊपर यूनिफॉर्म में नज़र आएँ, कानून की गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बंदा जो मेरा एसोसिएट है और आप सुबह सुबह आता है मेरे दफ्तर से उठ के घर चला जाता है, घर जाके रोटी खाता है, सो जाता है, तो उन्होंने तो किसी को नहीं पता ना कि वो मुंडा उधर बैठा है जिससे काम वगैरह करवाना है, जो काम कर सकता है वो तो फिर उसके वालिदैन के पास से ही काम आएगा। सोशल मीडिया एज अ टूल, उस पर अगर कानून पे प्रॉपरली बात कर रहे हो और गलत चीज़ें नहीं बता रहे कि जिसके ऊपर हम तुम्हें पकड़ के नोटिस दे दें, तो 100 बिस्मिल्लाह। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियोज़ वगैरह की वजह से मुझे AJ शहजाद जम्मू कश्मीर से मुकदमे आते हैं यार। और तुम्हारे ख्याल में हर टॉपिक के ऊपर मैं ये तो आपको वैसे ट्रेनिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, इससे मुझे इतनी काम नहीं जनरेट होता, मगर मैं जो स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया जिसमें काम करता हूँ उसके बारे में लोगों का ख्याल होता है कि आप अपने गुर बेच रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि मैं जब लोगों को बताता हूँ और वो कोई सोशल मीडिया पे देखता है और या तुम में से 15 लड़के मेरा वीडियो शेयर करते हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी 5000 उनको भी पता चल जाता है मोहम्मद अहमद क़य्यूम। So this is how you generate. This is having a website you are allowed to. Being काबिल you are allowed to. ओहदों के लिए इलेक्शन लड़ना you are allowed to. अभी मत लड़ो, too early for you. 5 साल के बाद, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, काम करोगे तो वो दोबारा आएगा। अच्छा काम करोगे तो वो और 5 बंदों को बताएगा। सस्ते में करोगे तो 10 और बंदे आ जाते हैं उधर से। So ये तरीका है यंगस्टर्स वगैरह करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने एसोसिएट्स के लिए ये रखा हुआ है, मैं उनको मुफ्त जगह इस्तेमाल करने में फ़ीस को इतने पैसे नहीं देता वगैरह, मगर वो मेरा दफ्तर इस्तेमाल करते हैं और क़य्यूम एसोसिएट्स का लोगो करके 15 करते हैं, अपने इलाके से आते हैं। उन्होंने अपने अपने इलाकों से जितने लड़के आए हुए हैं किसी अच्छे चेम्बर में अगर उनको अलाउ किया हुआ है तो मेरे दफ्तर के अंदर बीच में बैठते हैं, उनके मुकदमे उधर आते हैं। आई डोंट गेट एनी थिंग फ्रॉम इट। आई अप्रीशिएट कि वो फलते फूलते हैं और वो फिर जाके अपना अलग दफ्तर बना लेते हैं, फिर और आ जाते हैं लड़के। सो इस तरीके की चीज़ें उस्ताद भी ऐसा करें। आपने ढूंढना है कि आपको सपोर्ट कहाँ से ज़्यादा मिल सकती है और काम के लिए भूखे अंदाज के अंदर करना है और ऐसी ऐसी चीज़ें भी करनी हो। कहते हैं कि आपकी चुडू बंदा बीच में मोटी कोई गाली निकाल के हर वक्त टीसी करता रहता है, पीछे लगा रहता है, बैंकर दे नाल मिल शायद आपको वो करना पड़े। जहाँ से काम आता है भूख का कोई इलाज नहीं है। और अगर किसी को नहीं पता चलेगा, मेरे फॉर एग्जांपल वालिद साहब की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी तो काम आ जाया करता था, उनकी वजह से मुझे काफ़ी आ जाया करता था। अगर काम मुझे करना ना आता
उन्होंने भाग जाना था, उसके बाद मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, मैं वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, कॉम्पिटेंस की वजह से। हर बंदे का अपना अलग अंदाज है। आपके जानने वाले कौन से हैं, उस तरीके की आपकी वकालत हो जाएगी। अपने दोस्तों के काम करें, सस्ते में करें और ऑलमोस्ट मुफ्त करें, उधर से ही काम जनरेट होगा। मुआहदा करोगे, सारे म्यूजिशियंस मेरे दोस्त ही आ रहे हैं लाहौर के, और फिल्मों वाले सारे के सारे, फवाद खान वगैरह के मैंने मुफ्त में किए, उसके बाद अब मैं हज़ारों लाखों उनको चार्ज करता हूँ। उनके करोड़ों के उनके मुआहदे होते हैं, उसके अंदर से मुझे फीसें मिलती। सो स्टफ लाइक दैट, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे लड़के बहुत फेल करते हैं। सो ये मैंने आपको अपने बच्चों का खाना नहीं देना। आप अगर मेरे एसोसिएट बन भी जाएं, मैंने जाके उन पर खर्चा करना है, राइट, बट आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। तो मेरा दीन ईमान ये, आपकी भूख का जवाब आपने खुद देना है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपके वालिदैन भी आपके लिए उसमें मदद नहीं कर सकते, काम आपकी तरफ रुजू कर सकते हैं, लेकिन करना आपने। और कोई सवाल? जी सर। क्या मतलब? कॉस्ट ऑफ द केस माइट काइंडली बी ग्रांटेड, वो आपके क्लाइंट को मिलती है। फीस तो कोर्ट ने तो नहीं आपको फीस दिलवानी कभी भी, वो आपके क्लाइंट को मिलेंगी। पैसे क्लाइंट ने आपको देने हैं। क्लाइंट ये कह रहा होता है कि मुझे मेरे पैसे दिलवाएं, और ये हक हासिल करने के लिए मेरा जितना खर्चा हुआ है वो मुझे दिया जाए उस डिक्री का हिस्सा बना के। कोर्ट के अंदर ये कहीं नहीं लिखा होता कि ये आप कहीं नहीं लिखते कि वकील साहब की फीस, वकील साहब को दी हुई फीस मुझे दिलवाई जाए। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द केस, वो किया जा सकता है। बट प्रेयर क्लॉज वगैरह के अंदर एक दो चीज़ें आपके, ये आप सिविल कोर्ट वगैरह की बात करें, देखो आप सारे एसोसिएट्स हैं, मैं एक सवाल आपने नहीं किया हुआ, मैं आपको इशारों को समझा दूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ये जो 6 महीने आपके हैं ना बतौर एसोसिएट, इसको इस्तेमाल करना आपका काम है। इस प्रोफेशन में किसी ने बैठ के बार वोकेशनल कोर्स के अलावा किसी ने नहीं सिखाना, सीखना आपने खुद है, और कोई टीका लगा के आपको नहीं करने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने पल्ले बांध लीजिए। अगर आप किसी के एसोसिएट हैं मैडम, और वो आपको उसके पास दिन में 15 केसेस हैं, 15 के 15 में वो एडजर्नमेंट करने के लिए जाता है, और आप आके मुझे कहती हैं देखिए हमारा उस्ताद तो कोई करता नहीं, सारा दिन मेरे से एडजर्नमेंट करते हैं, तो सारा कसूर आपका है, आपने अपना मौका ज़ाया किया। 2-3 चीज़ें अप्रिशिएट करें। एसोसिएट को आप गलत तरीके से अप्रोच करते हैं। एसोसिएट का काम है, अगर आप वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे पीछे किताबें पड़ी हुई तो खोलो, देख भी सकते हो। अगर 15 केसेस लगे हुए हैं तो आपके उस्ताद ने आपको नहीं कहना वो पुत्र जाके फाइलें पढ़ लो, आप करके अभी आए हैं 15 केसेस। लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, सिविल कोर्ट के अंदर 15 केसेस 15 डिफरेंट स्टेजेस में, किसी में दावा एक नया जमा करवाया, किसी में जवाब दावा आया हुआ है अभी, किसी के अंदर 711 की एप्लीकेशन है, कोई डिसमिस एंड डिफ़ॉल्ट हो गया, किसी के अंदर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे, किसी में एविडेंस हो रहा है, किसी में जरा होनी है, किसी में एग्जामिनेशन इन चीफ होनी है। वो एक ही दिन में 18 मुकदमे हैं। फाइलें अगर खोलोगे नहीं तो नहीं समझ आएगा। अगर अपने एक मुकदमे का इंतज़ार करते रहे ना कि मेरे को जब एक मुकदमा आएगा तो मैं उसको लेके चलाऊंगी, तो नहीं होने लगा। 18 cases a day, it was your job to open the file and take a look at it, कि ये है, अच्छा देखने में प्लेंट ये होती है, ये ज़ुबान इस्तेमाल की है, जवाब दावा ये होता है, ऑर्डर शीट ये होती है, एनेक्सर्स ये होते हैं, फॉर्म ये भरा होता है, और वो खुद भरवाने की कोशिश करें। बतौर एसोसिएट किसी ने आपको सिखाना नहीं है। बार वोकेशनल कोर्स में मैं यही बताने के लिए आया हूँ, मेरे बाप ने भी नहीं मुझे सिखाया, वो मेरे से बहुत प्यार करते थे वगैरह। मैंने उनसे जब पूछा, उन्होंने कहा जा आप बना, मेरा भी बना के दे। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। वकाल बीइंग एन एसोसिएट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हैव एक्सेस टू द फाइल्स। अगर आपको मुंशी फाइलों को हाथ नहीं लगाने देता,
आपसे वो आपको नहीं करते किसी और चेंबर में चले जाए, लीव दैट दफ्तर जी और कुछ करने। 15 जजेस के पास उसने भेजा डेटे लेने के लिए, तो 15 ने आपकी शक्ल देखी। अलग सेलेक्ट करें, जाके उसके रीडर से बात करें, आप जाके देखें वहां पे 15 कोर्टों में गए तो कम से कम जजेस का नाम तो होना चाहिए, या वहां पे 2 मिनट देख लोगे मुकदमा क्या चल रहा है, कैसे बहस हो रही है। इस तरह बंदा सीखता है। मेरे एसोसिएट्स ऐसे भी हैं, मेरे साथ हाई कोर्ट में आते हैं, आप हा गप्पे लगाते हैं, उठ के जब हम वापस जाते हैं गाड़ी में पूछता हूँ जज का नाम क्या, नाम भी नहीं आता। जिसके कमरे में बैठे रहे मैं पूछता हूँ केस के अंदर क्या हुआ, हमारे में नहीं पता। उससे पहले जो इंतजार में बैठे हुए थे 12 केसेस चले हैं, तो आपने अगर सुने नहीं या आपने अटेंशन नहीं पे की तो आपने वक्त जाया किया। कोर्ट में जाके देखें कि अगर मैं हूं तो मैं क्या लिखूं, मैं क्या सोचूं। ये जो बहस कर रहा है, अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, इस साइड पे खड़ा हुआ है, मैं इस साइड पे खड़ा होता है, मैंने क्या करता, और अब अच्छा जज इसके बारे में क्या करेगा, इससे पहले कि जज करे। दिस इज वॉट यू आर सपोज टू डू एज एन इंटर्न। नहीं करोगे तो आप नहीं सीखोगे। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, सिखाने का तरीका नहीं है। मैं तो ये तो कोर्स 2 हफ्ते का है, 12 दिनों का कोर्स है, इसके अंदर तुम चैंपियन वकील तो नहीं बनने लगे। समझो एटीट्यूड टुवर्ड्स योर चेंबर नीड्स टू बी के भूख के अंदाज में फाइल के अंदर क्या है, क्यों लिखा है इसने, ये ऑर्डर शीट क्या, अच्छा कल मुकदमा लगा हुआ तो उसके अंदर ये होना चाहिए, अच्छा इसने मोहम्मद ने कौन सी किताबें निकाली हैं, कॉपी फोटो कॉपी करवा के लेके गया है, अच्छा शम्स, अच्छा शम्स के साहब के कोर्ट में आज बैठे हुए थे, तो शम्स महमूद मिर्जा साहब अर्जेंट के अंदर क्या करते हैं। उसी नौयत के केसेस आने ना, कोई आसमान से नया तो नहीं मुकदमा आना, आपके पास आने 8 और मुकदमे चल रहे हैं, कान खोल के अगर नहीं सुना उसके अंदर क्या हो रहा तो आपने अपना वक्त जाया किया। आपके पास उन 8 में से कोई मुकदमा आया तो आपको कुछ पता ही नहीं। समझने की तो ये जरूरत है। शम्स कंप्यूटर के अंदर डालो, शम्स मिर्जा किस चीज पर चिढ़ता है, शायद करीम साहब का क्या सिलसिला है, फलां मुकदमा सिविल कैसे लगता है, उसके साथ क्या कागजात लगते हैं। ये चीजें किसी हमने यहाँ पे लेक्चर्स में कुछ आपको दिखाएंगे, मगर उससे ज्यादा अगर एसोसिएटशिप से फायदा उठाना है तो ये आप खुद ही उठा सकते हो, और कोई बंदा नहीं आपको आके ये लगा सकता। प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस। ये मैं हर बच्चे को 12 दफा, बच्चे नहीं आप बड़े हैं, बल्कि आपने कमाना है 6 महीने 1.5-2 साल के अंदर शादी हो जानी है, बच्चे आ जाने, ये टाइम अगर नहीं सीखा तो आप फारिग हैं। आपका करियर का लेवल इधर ही सेट हो जाता है। भूख के अंदाज के अंदर जान मारोगे तो ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे। और देखो मेरे आप एसोसिएट बन जाते हो, मैं किसी को भी रख लेता हूं, आप सारे आ जाओ मेरे दफ्तर, मगर जो वहां पे अवेलेबल होगा मेरे पास उसको काम देता हूं। आपको काम दिया, आप उठ के मेरे से पहले चले गए, आप मेरे से मीलों पीछे हैं, मेरे से पहले आते नहीं, मेरे से पहले चले जाते हैं, मेरे बाद आप आते हैं। मैं पूछता हूं यार वो किधर है बीबी जिसको मैंने काम दिया था वगैरह, वो तो आज नहीं आई, तो अगली दफा सवाल ही नहीं पैदा होता मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं बैठ के जाके उनको दोबारा काम दूं। सारी रात को 4 बजे तक मैं बैठ के काम की तैयारी वगैरह कर रहा हूं। मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि यहां पे वो बिकता है, यहां पे वो चलता है कि जिसकी जरूरत है, और वो मैं इसको किसी सूरत में अपने दफ्तर से नहीं जाने दूंगा। लड़के को जो काम कर, जिसको काम करना आता है उसको मैं पैसे भी दूंगा, मगर आप चाहे किसी बंदे से, प्राइम मिनिस्टर से मुझे कहलवा दें कि अपने चेंबर में रख लूंगा, लेकिन मैं 5 रुपए नहीं दूंगा। अगर काम नहीं आपको करना आता तो व्हाई शुड आई पे यू यार। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी इन माई चेंबर, इन द बेस्ट चेंबर। हर नौयत का काम वहां पे मौजूद है, आप नहीं सीखते तो आपका कसूर। आप मेरे से मीलों पीछे, मेरे से ज्यादा जान नहीं मारते, और आपका ख्याल है कि मैं सिर्फ सर ने जो रिसर्च दी है मैं वो पढ़ लेता हूँ और वो काफ़ी है, वो निकाल दी, और हाँ बाकी आके लड़कियों से गप्पे मार ली, आपस में आपने बीच में पिज्जे खा लिए वगैरह, तो यू आर वेस्टेड योर टाइम। यू कैन स्टे विद मी फॉर जितनी देर मर्जी के लिए। आप में से तो मेरे दफ्तर के अंदर एसोसिएट्स चंद यहाँ पे बैठे हुए हैं, 12 के अंदर से मुझे तो 10 के तो नाम भी नहीं पता होंगे। अलबत्ता जो दो काम करते हैं तो मैं कहूँगा कि मैडम हिना की तरह भेजें, मुझे होगा वगैरह पता करें। जो सिविल कोर्ट कहीं कब आएंगी, एक नया केस आया हुआ है, उनके साथ बीच में बैठ के ड्राफ्ट करना, जल्दी बुलवाओ।
सो यू नीड टू मेक योर सेल्फ इररिप्लेसेबल। ये अपने आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें। प्रोफेशन में आप पूछ रहे हैं ना काम कैसे आता है, काम ऐसे आता है कि पहले आप किसी के लिए इररिप्लेसेबल बने उसके दफ्तर के अंदर और काम सीखें। काम इस तरह नहीं होगा कि एक मुकदमा उन्होंने दे दिया, आप एक मुकदमे में अच्छा काम करेंगे, जान मारेंगे तो मैं तुम्हें 4 दूंगा, क्योंकि मुझे काम मेरा वजन आप उठा रहे हो। मगर अगर आप नहीं काम करोगे, दैट इज द मोस्ट थिंग, दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये चीज अगर आपने अपने पल्ले नहीं बांधी तो बी क्लियर अबाउट दिस कि आप रिप्लेसेबल जिंदगी में होंगे। और यहाँ पे लाखों, मैंने आपको इसलिए कहा था शुरू में, चांसेस ऑफ सक्सेस इन दिस प्रोफेशन आर 5%। द 5% जो कि इररिप्लेसेबल है मेरे पास, मेरा लड़का शुमाइल काम नहीं करता वगैरह, कोई मुझे ये करके वो हाईकोर्ट के अंदर मेरे केसेस संभाल लेता है यार। तो हाईकोर्ट के अंदर खड़ा होगा तो उसको 15 और केसेस उस वजह से मिल जाएंगे कि अहमद क्यूम का नंबर 2 है यार। बट अगर आप काम ही नहीं करेंगे, यू नॉट गुड इनफ टू खड़े होने के लिए हाईकोर्ट के अंदर या सिविल कोर्ट के अंदर भी मैं आपको काम नहीं देता, तो व्हाट गुड आर यू? आपको क्या, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं इतना टाइम इस पे इसलिए लगा रहा हूँ कि ये बार वोकेशनल कोर्स का मैं आपको कुछ सिखा तो रहा हूँ, लेकिन सीख निकलना आपके अंदर से। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इस प्रोफेशन में इम्प्रूव किया जा सकता है। मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, मेरी टांगें कांपती थी और मैं फरफर बोल रहा हूँ। मेरे दफ्तर के अंदर मैडम हिना आई, किसी ने सिफारिश की हुई थी, मैं नहीं रख रहा था उसको, हिजाब पहनती हैं, तो अंग्रेज़ी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, पतली सी आवाज़ थी। किसी ने मुझे कहा कि करें, उस लड़की ने इतनी मेहनत की कि अब सारा सिविल कोर्ट वो मेरे मुकदमे वो चलाती है। वो नहीं अगर होती तो मैं कहता हूँ मैडम हिना की तरह यार, मसला वगैरह बीच में पड़ गया हुआ, बुलवाओ। तो मैं लड़कियों का के सामने मैडम हिना का इसलिए कह रहा हूँ कि यू कैन मेक योर, हाँ यहाँ पे बहुत गंद भी है, बहुत ख़राब भी है, मगर अगर आप काम खुल के करेंगी तो यहाँ पे बहुत स्कोप है। और आई एम टेलिंग यू, हिना में अभी भी फॉर एग्जाम्पल उसकी मैं हर दफ़ा तारीफ वगैरह करता हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेहनत। मुझे कभी मसला नहीं पड़ा कि मुकदमा डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया। वो जाती है, करती है, बच्चे हैं, फैमिली में इश्यूज हैं, बीमार लोग हैं वहाँ पे, बट आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद एनीथिंग। अगर आपके वालिद साहब बीमार हैं, माजरत है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, मगर अगर मेरा मुकदमा ख़राब हो जाता है तो यू आर नॉट रिलायबल। जाए, मैं आपसे करूँगा, मैं आपके अब्बू को बीच में अस्पताल के अंदर भी करवा दूँगा, रेफ़र कर दूँगा। मेरे अपने वालिद साहब अगर बीमार है तो फिर बीमार होते थे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुकदमा है। दैट इज़ द लेवल ऑफ सीरियसनेस जो ये प्रोफेशन डिमांड करता है। किसी का घर अगर लुट गया, रह गया, अड़जान हो गया, ये हो गया, डूब गया वगैरह, ये बहुत सीरियस प्रोफेशन है। हंसते खेलते रहो, एंजॉय करो, मगर जब काम है और कोई चीज़ नहीं, ना बीवी है, ना माँ है, ना बाप है, और आपको अभी इससे भी ज़्यादा इंटेंस होके काम पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मस्कीन हो। ये दैट इज़ वाई आज़म नज़ीर तारड़, एस.एन. भून साहब और ये सारे के सारे छाए हुए हैं, अपने पीछे छोड़ के सारों से आगे। मैं बड़ा तीसरी पुश्त का वकील कर रहा हूँ वगैरह, हूँ मेंबर बार काउंसिल, सारे के सारा और चीज़ें वो मेरे से आगे हैं। कैचअप करना है, काम करना है, वो अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैडम आसमा जंगीर कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? पार्टिसिपेट इन दैट। ये चीज़ें थी यार। देखो, फरमाइशी नसीहती प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ से एक थप्पड़ ही समझो आंखें खोलने के लिए। ये चीज़ आप बार वोकेशनल कोर्स के अंदर अगर नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप वकालत करनी नहीं सीखोगे, कागज़ नहीं पता चलेगा आपको हाई कोर्ट के अंदर ही एक मुकदमे में लतीफ़ा आपकी इस बोंगी पे मार हो गया कि आपको पता ही नहीं था स्टैम्प पेपर साथ लगाना था, या प्रॉपरली प्रेयर ड्राफ्ट नहीं की, तो मार्केट में 2 मिनट के अंदर आपके उस्ताद ने भी वेला करा देना, काम भी नहीं आना। और आपको जिसका आपने मुकदमा ख़राब किया अपने हमसाए के अंदर, वो पूरे मोहल्ले को कहेगा कि ओए
इनू तो यह नहीं पता सी, इनू तो यह नहीं पता था। तो आपकी प्राइड वगैरह इज़ लिंक्ड, योर लाइफ इज़ लिंक्ड विद ऑल ऑफ दिस। सो जितने ज़ोर से मैं ये कह रहा हूँ, ये अपने दिल की बात कर रहा हूँ। और मैंने आप जैसे लड़कों और लड़कियों के अंदर ये देखा है, वो बिल्कुल उसी चिड़िया की मानंद है जो इस कमरे में बंद हो जाए तो इस शीशे से निकलने की कोशिश करता है और बार बार टकरे मार मार के अपना सर फोड़ के इधर मार जाती है। डोंट बी दैट। दरवाज़ा खुला हुआ है, डोंट बी अ जानवर, यू हैव टू बी प्राइड वगैरह। और प्राइड के साथ काम करोगे, मेरे से लिखवा लो, सवाल ही नहीं पैदा होते। यहाँ पे बहुत गंद भरा हुआ है यार, ऐसी ऐसी मुंडे बोंगियाँ मारते हैं। आपको थोड़ा सा भी काम आता हो ना तो आप छा जाओगे, आपको निकलता ही नहीं है। काम इतना ज़्यादा वहाँ पे बाहर बीच में मौजूद है, बट शर्त ये है कि मेहनत करो, जान मारो। और कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछो यार, नहीं तो बोलने के लिए तो मैं अगले 2 घंटे बोलता रहूँगा यहाँ। या तो मेरी दहशत इतनी है कि सारे चुप हो गए, या फिर कि मैं बोलता रहूँ। ज़्यादा खौफ कर यार करके, या नहीं तो इसने फिर सवाल करने शुरू कर देने। इसके अलावा मैडम्स की साइड से कोई सवाल नहीं आया, कोई तो कुछ पूछ लीजिए। कुछ पूछ लो यार, ज़िंदगी का मकसद क्या है? या कोई इस तरीके से। आखिरी चीज़, बार वोकेशनल कोर्स के अंदर इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखिएगा। जितना मैंने डिटेल में बात कर ली है, उससे ज़्यादा डिटेल में मैंने बात की हुई है। यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे एक्चुअली वीडियोस मौजूद हैं कि वकालत के आपने पहले 3 साल कैसे प्लान करने हैं, किस नौइयत के चेंबर में जाना है, किस नौइयत का काम सीखना है। मैंने ये तक लिस्ट बनाई हुई है कि किस नौइयत के 12 मुकदमे आपको आने चाहिए। फौजदारी की साइड के ऊपर, सिविल की साइड, दोनों आपको आने चाहिए। इब्तदा में मेरे जैसे चेंबर्स के पास नहीं आना चाहिए। इब्तदा के अंदर ऐसे चेंबर के अंदर जाएं जहाँ पे दिन में 18-20 केसेस लगे हों। सिविल और फौजदारी दोनों सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सिविल सीखी तो मार्केट में 50% मुकदमे आपने छोड़ दिए, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस 50% रह गए। क्या आप क्रिमिनल वालों से पैसे हासिल करना आपको पसंद नहीं है उन मुकदमों से, और फिर कहते हैं कि जो कमाई नहीं होती। आपने अगर करना है, और ये लड़कियों के लिए भी है, क्रिमिनल ट्रायल्स औरतों के भी मौजूद हैं, औरतें भी क्रिमिनल्स होती हैं और वहाँ पे क्लाइंट वहाँ से भी आ सकते हैं। दे वुड फील मोर कंफर्टेबल विद हैविंग अ फीमेल लॉयर। कस्टडी के मामलात में हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक बीबी के हकूक़ के लिए या मर्द के हकूक़ के लिए एक बीबी पेश हो। ये बच्चों वगैरह के लिए इस तरीके से आपका भी है। यू कैन यूज़ योर जेंडर टू एक्चुअली जनरेट वर्क एज वेल। और भी 15 चीज़ें वगैरह हैं। अंडरस्टैंड दिस, आपको बार बार ये समझा रहा हूँ, काम कैसे हासिल करना है ये सारी हर बंदे की अपनी कहानी है। मेरे वो वीडियोस ख़ास तौर पे देखिएगा, 2-4 वीडियोस इस पे मौजूद हैं। अपना करियर कैसे प्लान करें, मैंने यहाँ तक बात की हुई है कि कागज़ के ऊपर अपनी कमी कोताहियाँ और अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें। 6 महीने के बाद खुद एनालाइज करें और पहले ये लिखें कि अच्छा मुझे बोलना नहीं आता, अंग्रेज़ी में अच्छा नहीं आता, उर्दू में मैंने कैसे बेहतर करना है, पढ़ना नहीं आता कैसे बेहतर करना है, क्लाइंट नहीं आ रहे कैसे बेहतर करना, और 6 महीने के बाद फिर जाके उसको एनालाइज करें। इसका सारा वीडियो आपका पूरे करियर का जायचा कैसे बनाते हैं, इसके वीडियोस बना के आपके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी रखे हुए हैं मैंने। बार वोकेशनल कोर्स के भी पुराने वीडियोस चेक करें, यहाँ पे सिर्फ 24 लेक्चर्स होंगे, मगर और भी अगर आप ये पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें तो यू विल फाइंड दम वेरी यूज़फुल। ये सारी गाइडेंस आपके लिए रखी हुई है। अदर देन दैट आपका तकरीबन मेरे ख्याल में अद्धी रह गए हो आप सारे के सारे। तो आप आधे जो हैं आपके स्टैमिना को दाद है, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया। बट वो यही है, कमिटमेंट टू द प्रोफेशन में भी कुछ यही होता है, कुछ उठ के चले जाते हैं, कुछ का चलता नहीं है, और बात भी यही है, और इसी तरीके से करना है। और मैं माजरत के साथ आपको कह रहा हूँ, वहाँ फैमिली वगैरह के इश्यूज होते हैं, आपको नज़र भी ये आएगा। आपका ख्याल है इतने ज़्यादा बंदे यहाँ पे मौजूद हैं, सर आप देखिएगा बीवीसी के एंड तक आप 10 ही सिर्फ होंगे, और मेरे से लिखवा लीजिए उन 10 में से ही कोई 8 सक्सीड करेंगे। जो उठ के यहाँ से चला गया वो वेला है, फ्रैंकली। नॉट बिकॉज मेरा कोई ईगो वाली चीज़ है, उसकी डेडिकेशन है कि
आपके लिए कोई चीज़ आपको मिल रही है और आपके लिए अगर कोई और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद हो, तो फारिग हो। ठीक है, थैंक यू यार, जीते रहो, शाबाश। पर सॉरी यार, इधर